अब हम लोग लाइव हैं और स्टूडियो में चूंकि आपसे पहले से बात हो रही थी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के इस मंच पर सुपरिचित समीक्षक राजीव कुमार शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग याद कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी को। परसाई जी का जन्म आज के ही दिन हुआ था। उनका उनके जीवन का बहुत सारा हिस्सा मध्य प्रदेश में बीता। और परसाई जी के लिखे हुए को उनके जाने के सालों बाद भी, उनके रहते हुए भी उनके प्रशंसक बहुत थे, उनको पढ़ने वाले बहुत थे। और अब उनके जाने के बाद भी उनके कोट और उनका लेखन इस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर छाया रहता है। उनकी किताबें आज इतनी ज्यादा खरीदी जाती हैं कि लगता है कि परसाई जी सब कुछ जैसे आज के ही लिए लिख करके गए थे। आज परसाई जी को याद करते हुए हम राजीव कुमार शुक्ल जी के साथ हैं। और राजीव कुमार शुक्ल जी परसाई जी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वो जबलपुर में रहे हैं। इसके पहले मैं परिचय दे दूं कि राजीव कुमार शुक्ल जी आकाशवाणी में महानिदेशक रहे हैं। सर जी, मैं कहीं अपर गलत बोल महानिदेशक। रही हूँ? अपर अपर महानिदेशक। महानिदेशक। जी। जी जी। और आपका बहुत काम रहा है, जो आकाशवाणी की जो नौकरी होती है अपर महानिदेशक के पद पर जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके तहत तो बहुत सारे प्रसारण तो आपको करने ही पड़ते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे विषयों पर बोलना, ये तो एक पार्ट हो जाता है जिंदगी का। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपकी रुचि कविताओं में, साहित्य में रही है, नाटकों में रही है। और इस वजह से आप पहल जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका से आप जुड़े और आपके बहुत बेहतरीन अनुवाद पहल पुस्तिका में प्रकाशित हुए। और परसाई जी से आपका मिलना जुलना रहा, इप्टा में आपका दखल रहा। तो राजीव जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपके बारे में बताने के लिए बहुत सारा है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा परिचय आप अपना दें। जी, मोटे तौर पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि विज्ञान का विद्यार्थी था। जैसा कि हमारे बचपन में अगर पढ़ने में कोई ठीक ठाक होता था तो उसे विज्ञान ही पढ़ना होता था, और फिर सबसे पहली यानी इच्छा ये होती थी कि वो डॉक्टर इंजीनियर टाइप कुछ बन जाए। पर मेरी दिशा गणित की थी, इसलिए इंजीनियरिंग की ओर जाने की संभावना थी, लेकिन मैं उधर चयन के बाद भी गया नहीं। और लिखने का शौक थोड़ा सा पहले से आ गया था। अ, हिंदी विषय के रूप में पढ़ते थे, उसमें निबंध लिखना या जो कुछ भी करना होता था। बाद में स्कूल में रहते हुए ही थोड़ी बहुत कविता भी शुरू हुई। जी और ये हुआ कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गया, चुने जाने के बाद भी नहीं गया। मैंने पिताजी से कहा कि मैं बाद में देखता हूँ, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी में स्टूडेंट होकर गया। और वहाँ रहते हुए आप कह सकती हैं कि बीएससी करते करते मैं साहित्य की दुनिया की ओर घूमता चला गया। तो बीएससी मैंने किया, उसके बाद एमएससी नहीं किया, कुछ और नहीं किया। पत्रकारिता पढ़ी, और पत्रकारिता पढ़ने के बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए में दाखिला लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय बनारस में, यानी मैं इस बात को अभी याद करता हूँ तो हमेशा याद करने पर एक कसक होती है। जब मैं पहुंचा था उस समय धूमिल थे, और अच्छा। बीएचयू के चूंकि पास में ही आईटीआई है तो वहीं रहे होंगे। पर मैं साइंस जी का जी स्टूडेंट था, और कोई बहुत ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें होती नहीं थी, तो अपना जो पढ़ना है वो शौक का पढ़ना होता था। पत्रिकाओं में कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, इस तरह का होता था। तो बाद में जब मैं पहली किताब खरीद कर आया कविता की अपनी इच्छा से, तो वो संसद से जी। सड़क तक थी, लेकिन धूमिल वाह। तब नहीं थे। काशीनाथ सिंह जी से परिचय हुआ क्योंकि वो स्टूडेंट्स की कल्चरल एक्टिविटीज में जी उनका एक तरह से संयोजन करते थे। पर उस समय भी उनसे भी बतौर लेखक बातचीत नहीं हुई। जब मैं मध्य प्रदेश पहुंच के प्रगतिशील लेखक संघ में सक्रिय हो गया, और वहां जब काशीनाथ जी आने जाने लगे, तब उनको याद दिलाया, और वो कहते थे, अच्छा तुम तो मेरे ही छात्र हो, पर तुम पहले दुष्ट हुआ करते थे। जैसी शैली में बात होती थी। तो बहरहाल हुआ ये कि मैंने बीएचयू में पढ़ाई की। जी हूँ मैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसके बाद स्कूलिंग खत्म होते होते पिताजी मध्य प्रदेश चले गए, सतना। वहां से मैं लौट के बीएचयू आ गया। बीएचयू से पढ़ाई खत्म करने के बाद जबलपुर पहुंचा। और मुझे आज भी वो जी। क्षण याद है, क्योंकि परसाई जी के स्मृति में हम बैठे हैं, कि जब एक हम्म। मित्र मेरे बीएचयू में थे, आप लोगों ने शायद आप परिचित होंगे, लखनऊ में अब रहते हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, अरविंद चतुर्वेद। तो अरविंद चतुर्वेद मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनसे जब बात हुई, मैंने कहा मैं जबलपुर जा रहा हूँ और परसाई जी के शहर जा रहा हूँ, क्योंकि हम्म। परसाई जी को पढ़ने का सिलसिला तो बहुत दिनों से चल ही रहा था।
जी तो जी मुझे याद है अरविंद जी ने कहा कि और आप ज्ञान रंजन जी के शहर भी जा रहे हैं। जी। तो इस तरह से फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने कहा मैं ज्ञान जी के शहर भी जा रहा हूँ, और फिर मैं जबलपुर पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि मेरे परिचय की कहानी तो करीब करीब यहाँ जितने काम की है पूरी हो जाती है। बाकी हाँ। तो चर्चा में कुछ आएगा तो आ जाएगा। आपकी पर सर विदेश यात्राएं भी रही हैं, क्योंकि आप अमेरिका जाना हुआ, इंग्लैंड जाना हुआ, चीन जाना हुआ खेलों के कवरेज के लिए, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो जी, इस इस तरह से मैं बहुत आपका जो संक्षिप्त बता एक्सपोज़र देता है वो हूँ। बाहरी दुनिया में। जी। जी, जी, अमेरिका में तो मैं गया था क्योंकि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की हिंदी सेवा रेडियो में ब्रॉडकास्ट होता था। उसके लिए जी। मेरा चयन हो गया, तो मैं उसमें चला गया और 2 साल वहाँ रहा। तो दफ़्तर वाशिंगटन डीसी था और घर हमारे परिवार को ले जाने की सुविधा थी, तो ये अच्छी बात मेरे जीवन के एक बड़े सुखों में की ये है कि परिवार को भी मैं ले जा सका और बच्चों ने वहाँ पढ़ाई भी की, स्कूल की। तो वर्जीनिया नाम का राज्य है, बिल्कुल लगा हुआ वाशिंगटन डीसी से, जैसे यहाँ दिल्ली के साथ लगा हुआ उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, उस तरह से हुँ, वहाँ हुँ। वो वर्जीनिया राज्य है, तो वहाँ रहकर हमने किया। बाकी जो यात्राएं हुई उसमें खेलों का कवरेज भी था, जैसे लंदन का जो था वो एशियन ओलंपिक गेम्स के लिए था। चीन और कोरिया की यात्राएं एशियाई खेलों के लिए थी। इसके अलावा ये था कि मैं आकाशवाणी में काम करने के दौरान, आप चूंकि आकाशवाणी से आपने भी अपना संबंध बताया, तो आकाशवाणी की बहुत सी जिम्मेदारियों में एक आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। जी। मेरा जो पोर्टफोलियो था पॉलिसी का, उसमें वो उसका कोऑर्डिनेशन मेरा ही काम था। तो उसके तहत डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ के नाते फिर मैं उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह गया। फिर मैं यूनिसेफ वगैरह के साथ भी काम करता रहा हूँ, तो श्रीलंका वगैरह का जो टूर था वो उस संदर्भ में हुआ था। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आमतौर पर ब्रॉडकास्ट या उससे जुड़ी हुई चीज़ें थी। लिखने के मामले में मैं भारत में ही रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में रहते हुए एक अनुभव ज़रूर हुआ जो मैं बहुत संक्षेप में ज़िक्र कर देता हूँ, कि जी। वहाँ एक एक तो अच्छी बात अमेरिका में जो मुझे अभी भी मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर हम आलोचना करते हैं, करते रहेंगे, सही ही करते हैं। पर एक चीज़, एक जी। खुलापन तो वहाँ है। जैसे मुझे याद है कि वहाँ एक लाइब्रेरी देखी हमने अपने घर के पास इलाके में। मैं और मेरी पत्नी और बच्चे बाज़ार गए थे। लौटते-लौटते जी। लाइब्रेरी देखी, हमने कहा चलो देख के आते हैं। गए और जी। उनसे थोड़ा देखने के बाद मैंने कहा इसका मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा? हमको अमेरिका पहुँचे हुए 3-4 दिन हुए थे। उन्होंने हुँ, हुँ। बाहर निकाला एक कागज़, बोले इसमें नाम लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए और लिख दीजिए और पता लिख दीजिए। मैंने लिख दिया। उन्होंने मुझे हुँ, एक तुरंत 15 सेकंड में कार्ड बनाया और दे दिया कि वो आप हुँ। मेंबर हो गए। तो वाह! ये जो एक सुविधा है कि आप बहुत, फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया भर की बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है, वहाँ भी मेरा अनुभव ये जी। रहा कि जब मैं गया मैंने कहा मुझे मेंबर बनना है, तो आराम से बन गए। और वहीं वहीं रहते हुए एक लेखकों का ग्रुप था, जी। राइटर्स ग्रुप, स्प्रिंगफील्ड नाम जी। का वो शहर था जहाँ हम रहते थे। तो एक बार जी। मैंने वहाँ एक नोटिस पढ़ा कि उनका वहाँ वो हो रहा है, कोई गोष्ठी हो रही है। तो मैं चला गया, मैंने कहा देखिए मैं भारत से आया हूँ, यहाँ इस समय ऐसे-ऐसे रहता हूँ और मेरी रुचि थी तो मैं आ गया हूँ, आप लोग इजाज़त दें थोड़ा बैठ सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे, आज तक उन लोगों से पत्राचार कभी-कभी होता है। तो ये था, बाकी फिर वो आप जानती हैं अमेरिका के जो मसले हैं, अगर चर्चा करना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि जो गल्फ़ की लड़ाई जिसमें कि सद्दाम हुसैन हटाए गए सत्ता से, वो मेरे वहाँ रहने के दौरान हुई थी। वो सारे अनुभव अच्छा। देखे। जी। अफ्रीकी अमेरिकन्स के साथ जो इश्यूज़ होते हैं, उनका बहुत सारा रूप देखा। तो वो तमाम चीज़ें जी। हैं, पर मैं समझता हूँ कि उन पर अगर कभी अवसर आया, तो बात कर लेंगे। पर आज मुझे लगता है कि हम अब इन परसाई जी इन की बातों चर्चा से में। सर, जो भी आपका जीवन है, उसकी वजह से, उस जीवन के बारे में जानने से एक ये होता है कि आपकी लेखकीय दुनिया आपके अनुभवों से बनती है। जी। तो अगर आपने दुनिया की इतनी जगह देखी हैं, तो आपके लेखन में भी वो चीज़ आती है। तो हाँ आपके जी, हाँ, बारे में हाँ। ये जान कर के बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी यहाँ जगहों है, पर मेरी गए, मेरी एक इतना। कविता है जहाँ, जो कविता इसमें ये है कि पिता को जीवित छोड़कर नहीं आया हूँ। एक एनआरआई मेंटालिटी वाला जो होता है, तो आप हुँ, ठीक हुँ। कह रही हैं, मतलब आपके तमाम जी। अनुभवों से ही तो आपका लेखन बनता है। जी, 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 जी। जी। तो और सर, आपने पत्रकारिता में पढ़ाया भी है कई जगहों पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पढ़ाया है, पढ़ाता हूँ, वो सब तो जी। ठीक है, हिस्सा है। जी, 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 जी। ज़िंदगी है तो ये तो सब होता है। अ, जी, यही सारी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और हाँ। इतने जी, ज़्यादा अनुभवों से युक्त बनाती हैं, वो सारा लेखन में भी आता है। तो हमारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं और उनके बैनर, उनका आना मैं बैनर पर शो भी करती जा रही हूँ, वो आपको समय-समय पर नज़र भी आता रहेगा।
मैं बहुत जी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पर, और अपने सभी दोस्तों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ जो हमारे साथ, हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के साथी, हमारे फेसबुक के मित्र इस मंच पर जुड़ चुके हैं राजीव कुमार शुक्ल जी को सुनने के लिए। आज हरिशंकर परसाई जी को याद करते हुए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। तो राजीव जी, मैं स्क्रीन पर आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं अभी हटूंगी और आप पूरी स्क्रीन पर, आपका स्वागत है। आप आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए, और जब आप समापन करेंगे तो मैं एक बार फिर आपको ज्वाइन करूंगी। ठीक है। स्वागत है सर। जी। प्रगतिशील लेखक संघ तो ऐसी संस्था है जिससे कि इतने वर्षों का मेरा संबंध बना हुआ है, उसका मैं हिस्सा हूँ। लेकिन ये एक संयोग ज़रूर है कि जैसे नौकरी में मुझे कभी उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग नहीं मिली, उसी तरह से प्रगतिशील लेखक संघ में चूंकि मैंने मतलब अपना कहना चाहिए बड़े होने के बाद या नौकरी शुरू करने के बाद चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, तो प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा कार्यक्रमों में जाने का मौका नहीं आया। बस एक जो बड़ी बड़ी चटख याद है वो है जब स्वर्ण जयंती कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, अधिवेशन हुआ था स्वर्ण जयंती का 1985, यहाँ तक मुझे याद है वो साल था। उसमें अपने मित्रों के साथ मैं मध्य प्रदेश से आया था और हम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। तो एक बड़ी बड़ी अच्छी सुखद याद वो है। उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के सभी मित्रों का मैं अभिवादन करता हूँ और आप सबको सलाम करता हूँ। परसाई जी के बारे में बात अभी कुछ दिनों पहले जब उनकी पुण्यतिथि आई, 10 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि, तो शायद उसी सिलसिला बना ये कि परसाई जी की मृत्यु जब हुई तो मैं उसमें उनकी शव यात्रा में कहिए, अंत्येष्टि में कहिए, वहाँ शामिल हुआ था और वो जो स्मृतियाँ थी उनको लेकर मैंने कुछ लिखा था जो सामने उसमें कुछ बातें मैंने कही। तो उससे ये होता ही है, हर साल की ये बात है, ये दरअसल हर साल की बात है कि 10 अगस्त को परसाई जी की पुण्यतिथि के पहले से, वैसे तो हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इस चूंकि तारीखें जो हैं कहीं ना कहीं एक आपको याद दिलाती हैं चीज़ों की और एक बहाना बन जाती हैं। तो 10 अगस्त के आसपास से परसाई जी जो हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से फिर लौट आते हैं मन में, और 22 अगस्त को जो उनकी जयंती होती है, ये पूरा दौर जो होता है इसमें परसाई जी बने रहते हैं साथ साथ बार बार। तो वैसे परसाई जी तो हमेशा आपके साथ हो जाते हैं जब आप उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, और उसको देखने की जो समझ परसाई जी से मिली है बतौर एक पाठक कहिए, बतौर उनके साथ रहने का सौभाग्य पाने से कहिए, लेकिन वो परसाई जी तो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। मैंने बताया कि मैं 1978 में बनारस से जबलपुर पहुंचा था अपनी पहली नौकरी लेकर, और वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में, वहाँ मैं एक रेडियो ऑफिसर नाम का पद होता था जिसमें कुछ रेडियो का काम करना होता था, और उसके लिए मैं गया था और लिखने पढ़ने का शौक था। तो उसके कुछ सिलसिले मैं ढूंढ रहा था कि किससे कैसे मिले। तो बहुत एक रोचक प्रसंग है कि आधारताल वहाँ का एक इलाका है जो विश्वविद्यालय यानी कृषि विश्वविद्यालय के पास का। और अब आधारताल का एक महत्व ये भी है, हमारे जो प्रगतिशील लेखक संघ के साथी जो हैं शायद जानते होंगे कि जो पहल पत्रिका के यशस्वी संपादक कथाकार ज्ञानरंजन जी हैं, उनका घर अब आधारताल में, तब वो अग्रवाल कॉलोनी में रहते थे, अब आधारताल में ही उनका निवास है, और पहल का जो कार्यालय, संपादकीय कार्यालय है, आधारताल में ही है, पर तब वो नहीं था। और तब उस आधारताल में मैं यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण रहता था, और एक दिन मैं वहाँ एक ढूंढते ढांढते निकला कि कोई पत्रिका की दुकान मुझे दिखी, और मैं वहाँ गया और मैंने जाकर उनसे कहा कि साहब मुझे सारिका चाहिए। तो जो पत्रिका जो दुकान के मालिक थे, उन्होंने कहा आप बैठिए, आप सारिका लेना चाहते हैं तो पहले आप चाय पीजिए। तो मेरे को चकित हुआ, मैंने कहा कि, बोले नहीं ऐसा है, सारिका को मांगने वाले ज़्यादा नहीं होते, और उन्होंने बताया कि वे शिक्षक हैं, खुद भी लिखने का शौक रखते हैं, और उस तरह उनसे परिचय हुआ, फिर पता चला वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। उनका नाम है राजेंद्र चंद्रकांत राय, शायद बहुत से हमारे लेखक साथी जो यहाँ हैं वो उनके नाम से परिचित होंगे, क्योंकि चंद्रकांत राय साहब ने बहुत महत्वपूर्ण लेखन उसके बाद किया, और जाने माने लेखक हैं, जबलपुर में भी रहते हैं। चंद्रकांत राय जी ने एक दिन मुझसे कहा, जब परिचय हो गया, कि आप जबलपुर में किस किस से मिल चुके? मैंने कहा मिला अभी नहीं हूँ, मिलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इच्छा परसाई जी से मिलने की है। तो बोले आप चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैं बहुत यानी आप कह सकते हैं कि कुछ अभिभूत होकर, कुछ नर्वस होकर, कुछ ये मान के कि इतने महान लेखक के पास जा रहा हूँ, पता नहीं मैं
ठीक ठाक दिखूंगा कि नहीं, ठीक ठाक बात कर पाऊंगा कि नहीं, कितना मूर्ख कितना बुद्धू साबित होऊंगा, ये सब सोचते समझा मैं गया। जब वहाँ परसाई जी के घर हम लोग पहुंचे तो मैंने देखा कि बड़ा सहज सा माहौल है, कई लोग बैठे हुए थे। परसाई जी जब उनको चोट लग गई थी उसके बाद से, चूंकि वो चलना फिरना उनका नहीं होता था, तो वो बिस्तर पर या तो बैठे होते थे, या कई बार अधलेटे होते थे, या फिर कई बार जब ज़्यादा आत्मीय लोग होते थे और थके होते थे तो लेट भी जाते थे, लेट के बात करते रहते थे। बहरहाल उस समय बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से पूर्वान का समय था। चंद्रकांत राय जी ने परिचय कराया कि साहब ये राजीव कुमार शुक्ल हैं, ये कृषि विश्वविद्यालय में आए हैं, कुछ लिखने पढ़ने का शौक रखते हैं, आपसे मिलना चाहते थे। तो परसाई जी जो हैं उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने बातचीत शुरू की, पूछा मेरे बारे में, परिवार के बारे में, बीएचयू से आया हूँ बनारस के बारे में, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी सतना में हैं, सतना में क्या करते हैं, तो बताया कि पिताजी सतना में प्राचार्य हैं, और एक बिरला का स्कूल था, बिरला से उन दोनों कुछ मुकदमा भी चल रहा था, वो सब बात भी निकल पड़ी और उसकी चर्चा भी हो गई। उसके बाद इस तरह फिर उसके बाद और लोग वहाँ बातचीत करने लगे, और मैं यानी कि बैठा रहा। 1-1.5 घंटे बैठने के बाद उनसे विदा लेकर के हम लोग चले आए। फिर कुछ ऐसा संयोग बना कि काफ़ी दिनों तक, 4-5 महीनों तक जाने का मौका नहीं आया। कुछ निजी ज़रूरतें या कुछ दिक्कतें ऐसी आई कि मैं फंसा रहा। फिर जब थोड़ा सा निश्चिंत हुआ तो फिर दोबारा गया। अब जब गया तो वहाँ पर मुझे याद है कि वहाँ ज्ञानरंजन जी बैठे हुए थे। ज्ञानरंजन जी से इस बीच एक मुलाकात हो चुकी थी, तो ज्ञानरंजन जी बैठे हुए थे और लोग बैठे हुए थे। तो मैं ये मान के गया, और मानना मेरा ठीक ही था कि इतने बड़े लेखक, इतने महान आदमी, और एक बार में कुछ देर के लिए मिलकर गया था, तो मैंने जाकर अपना फिर से बताना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, नाम क्या है। तो परसाई जी ने कहा हाँ वो सब तो आप बता चुके हैं, ये बताइए आपके पिताजी के मुकदमे का जो बिरला वाला था क्या हाल है अभी। मैं इतना चकित हुआ, मैंने कहा इतना बड़ा लेखक, इनसे कितने लोग मिलते होंगे, और मैं एक समझिए 20-21 साल का लड़का था। मैंने कहा ये आदमी याद रखे हुए है, और न सिर्फ मतलब मेरी शक्ल वकल याद रखे हुए है, बल्कि मेरे जीवन का कोई एक प्रसंग है वो भी इनको याद है, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक समझ में आया। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी उसके बाद जो जीवन बीता है उसमें आकाशवाणी में रहा हूँ, और लेखक संघ में रहा हूँ, लिखने पढ़ने की दुनिया में रहा हूँ, बहुत से लेखकों से मिलने का मौका आया। पर मैं बार बार मैंने ये अनुभव पाया है कि जो प्रगतिशील चेतना के रचनाकार हैं, उनसे मिलते समय जो सहजता होती है, जो उनके अंदर आत्मीयता होती है, जो दोस्ताना भाव होता है, जो आपके साथ एक एकजुटता का भाव होता है, जो आपको ताकत और हिम्मत और समझ देता है, वह चीज़ अपेक्षाकृत आप देखें कि और जो लेखक हैं उनमें या तो कम होती है या नहीं भी होती। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने जीवन भर पाई है, और अन्य तमाम बातों के अलावा विचारधारा में विश्वास को दृढ़ करने में ये भी एक जो आत्मीय पहलू है, ये जीवन भर मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण रहा है। तो परसाई जी से दूसरी जब भेंट हुई, जब मैंने बताया, तो उसमें ज्ञानरंजन जी वहाँ मौजूद थे, और ज्ञान जी से मैं मिल चुका था। तो फिर ज्ञान जी जो हैं उन्होंने कुछ देर वहाँ बैठकर बातचीत हुई, और फिर ज्ञान जी ने कहा कि ऐसा है, अब आप नौजवान हैं तो आपको चाहिए कि आप कुछ सक्रिय हों, कुछ काम धाम किया करें। तो प्रगतिशील लेखक संघ में भी आप कुछ काम करें, उसकी गोष्ठी में आएँ, बैठें, बातचीत करें, सीखें, समझें और अपना कुछ योगदान दें। और साथ साथ वहाँ एक संस्था जो परसाई जी ने ही मित्रों के साथ मिलकर उसकी स्थापना की थी, विवेचना, जो गोष्ठियाँ भी कराती थी, उसके बाद उसमें थिएटर होता था, और एक आप कह सकते हैं कि वामपंथी चेतना का महत्वपूर्ण थिएटर वहाँ हुआ। अलखनंदन उसके निर्देशक थे। इन तमाम लोगों से वहाँ भेंट मुलाकात हुई, और ज्ञान जी ने एक तरह से सौंपा कि भाई अब इनके साथ जाइए। फिर बहुत से दोस्त बने वहाँ, जो दोस्त बने उनके साथ सिलसिला दोस्ती का बना आया, आज तक है। लेखक मित्र हैं, राजेंद्र दानी हैं, अशोक शुक्ल हैं, अजित हर्षे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ के हैं। थिएटर के बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ दोस्ती बनी हुई है। इसके बाद जब परसाई जी से लगातार मिलने का सिलसिला हुआ तो एक और बात मेरे ध्यान में गई। एक तो ये था कि उनके पास आप जा सकते हैं, जा कर के आमतौर पर लगभग 10 में से 9 बार आप कह सकते हैं कि कोई समस्या, अगर कभी वो थके हैं, आराम कर रहे हैं, तो अलग बात है, आप खुद ही समझ लेते थे। अदरवाइज ये था कि आप उनके पास जाकर बैठ सकते हैं। कई लोग बैठे होते थे अक्सर, कभी कभी वो कम लोग भी होते थे, कभी कभी बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो अकेले भी मिल जाएं।
जब भी उनसे बातचीत होती थी तो जैसे आप कह सकते हैं कि जीवन के, समाज के, राजनीति के, अर्थनीति के तमाम प्रश्न जो घुमड़ते हैं, उन प्रश्नों को लेकर उनसे बात की जा सकती थी। वो बड़े शांति से, बड़े ध्यान से सुनते थे। सुनने के बाद बहुत ही इत्मीनान से बातचीत करते थे। बातचीत में उनके जो व्यंग्य चेतना है, जो उनके लेखन में है, वो कभी कभी आती थी, कभी कभी मजे से बात करते थे। लेकिन ये है कि आमतौर पर वो जैसे एक शिक्षक होता है, बड़ा भाई होता है, अभिभावक होता है। इसीलिए मैंने लिखा भी था अपने उस संस्मरण में, और मैं दोहराना चाहूँगा कि हरिशंकर परसाई जी हम तमाम लोगों के लिए एक वैचारिक, एक बौद्धिक अभिभावक के रूप में दृढ़ हुए और आज तक हैं और रहेंगे। परसाई जी से प्रत्यक्ष मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करने का एक मौका होता था। अब ये है कि परसाई जी को हम पढ़ करके, बार बार पढ़ते हैं, और पढ़ करके भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। उनकी जो आप सब जानते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत से कष्ट झेले थे, चुनौतियां झेली थी, उन पर आक्रमण हुआ था, फिजिकल उन पर अटैक हुए थे, क्योंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ खुलकर वो बात करते थे और सांप्रदायिक शक्तियों पर बिल्कुल खुलकर प्रहार करते थे, जो शक्तियां आज बहुत शक्तिशाली हो गई हैं, पर तब भी वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो हमला कभी कभी कर सकती थी, और उन्होंने किया था। तो परसाई जी उन लोगों में थे जिन्होंने उस हमले को अपनी त्वचा पर, अपने शरीर पर भी झेला। उसके बाद भी ये तो सीधी सी बात है कि परसाई जी के लिखने में, बोलने में, सोचने में, समझने में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि लेकिन ये था कि वो उसके बाद भी कोई बहुत कटुता के साथ बात नहीं करते थे। जो कहना होता था, पूरी प्रखरता और तीक्ष्णता उनके लिखने में आती थी। एक मुझे उनका संदर्भ याद आता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन जबलपुर में हुआ, 1980 की बात है ये। हम लोग तो वॉलंटियर जैसे उसमें ज़्यादा थे, यानी व्यवस्था संभालने का काम, भागदौड़ का काम। बड़े बड़े लेखक जो आ रहे थे, एक थ्रिल था कि भीष्म साहनी जी को देखेंगे, कमलेश्वर जी को देखेंगे, नागार्जुन जी को देखेंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी को देखेंगे। एक मुझे याद है उसमें एक संयोग बना कि जहाँ केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन, शमशेर जी और त्रिलोचन जी, तो किसी ने कहा कि ये बहुत ही दुर्लभ फोटो बनने जा रहा है कि चारों महान प्रगतिशील कवि एक साथ है। तो ऐसे तमाम व्यक्तित्व वहाँ थे। फिर राजेश जोशी थे, अरुण कमल थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके हम लोग मुरीद थे। और राजेंद्र शर्मा जी हमारे बहुत, जो एक बड़े भाई साहब स्नेह, उनसे मिला, उनसे भेंट मुलाकात हुई, परिचय हुआ। उसमें जब परसाई जी उसके अध्यक्ष थे उद्घाटन सत्र के, परसाई जी को जो चोट लगी थी और जो उनकी कष्ट था शारीरिक, उसके कारण वो आलथी पालथी मारकर मंच पर नहीं बैठ सकते थे। तो जब मंच पर उनके बैठने की व्यवस्था हुई तो उनके लिए कुर्सी रखनी पड़ी। और बाकी लोग, जैसा कि साहित्यिक आयोजनों में होता है कि वो गांव तकिए जैसे होते हैं और वो नीचे बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा वो परसाई जी को भी खटक रहा होगा। और देखने वालों को तो मालूम था कि चलो परसाई जी का एक कष्ट है, लेकिन परसाई जी को खुद खटक रहा होगा। तो परसाई जी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब से मुझे ये शारीरिक तकलीफ हुई है, उसका एक मुझे लाभ भी मिला है। लाभ ये मिला है कि जहाँ कहीं ऐसा कोई आयोजन होता है और मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे बैठने के लिए चेयर जरूर मिलती है और मैं चेयरमैन हो जाता हूँ। तो ये देखिए एक तरीका है, यानी जो पीड़ा उनके भीतर उस क्षण चल रही होगी कि वो लेखकों की जमात में उन्हें एक अलग ढंग से, एक अलग मुद्रा में बैठना पड़ रहा है, उसको उन्होंने बहुत एक विनोद के साथ, आनंद के साथ उन्होंने उससे निकाल लिया। एक व्यक्तिगत संस्मरणों की श्रृंखला में एक दो बातें और कह के फिर मैं कुछ और बातें कहूँगा। आमतौर पर तो परसाई जी बहुत स्नेह से, प्रेम से बात करते थे और वही हमें मिलता था, उसका हम भरोसा भी रखते थे। मेरा विवाह हुआ, मैं जबलपुर में रहते हुए मेरा चुनाव आकाशवाणी में हुआ, मैं रायपुर चला गया। रायपुर में जा करके फिर 1983 में मेरा विवाह हुआ। विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर के जबलपुर गया तो वहाँ वो होली के आसपास का समय था। तो किसी मित्र ने कहा कि भेड़ा घाट, जो आप सब जानते होंगे जिन्होंने जबलपुर से परिचित हैं, कि नर्मदा पर बहुत सुंदर धुआंधार में प्रपात है और संगमरमरी चट्टानों के बीच में नर्मदा में एक नौका विहार होता है। और ये है कि अगर पूर्णिमा की रात में बड़ा सुंदर वो दृश्य होता है, अलग अलग ढंग के वहाँ संगमरमर के पत्थर हैं। तो किसी ने दिन का समय था जब किसी ने कहा कि इनको भाभी को ले जाइए आप भेड़ा घाट घुमाने। फिर किसी ने कहा कि चांदनी रात में तो अच्छा रहता है। तो फिर किसी ने कहा कि होली तो आ रही है या होली आने वाली है, तो होली पर कुछ होता तो है। अच्छा, आप देखिए, मैं यहाँ इस बात को मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत से जो नए नए, जैसे कह सकते हैं आप, प्रगतिशील होते थे,
तो ये मान लेते थे कि परंपरा वगैरह का निषेध ही करना है, और उस चक्कर में वो कोई भी परंपरा की चीज, कोई भी ऐसी चीज जानने में उन्हें लगता था कि उन्हें कोई पोगा मंथी न कह दे, पंडिताऊ न कह दे। तो शायद किसी ने कहा कि हाँ भाई, होली पे कुछ होता तो है, पर क्या होता है किसी पंडित से पूछना पड़ेगा। अब वो ऐसा एक फ्रेज चल पड़ा कि हर आदमी भूल गया, या उसने जानबूझकर भूल गया या अनजाने में भूल गया। फिलहाल तय हुआ कि किसी पंडित से पूछा जाएगा, और उस बात को हम लोग कई बार दोहराते रहे। इसी बीच में परसाई जी के यहाँ मैं पत्नी को लेकर उसी उसी 2 दिन शायद गया। संयोग से बात वहां भी निकल आई। परसाई जी ने कहा भाई बहू को ले जाओ, घुमाओ, दिखाओ। तो मैंने कहा हाँ परसाई जी, वो होली पर कुछ कहते तो हैं कुछ होता है होली, या उस पर कुछ आसपास चांदनी रात या अमावस्या पता नहीं क्या तो होता है, पूर्णिमा होती है, किसी पंडित से पूछ लेते हैं। मैंने सोचा परसाई जी तारीफ करेंगे कि हाँ कितना प्रगतिशील लड़का है। परसाई जी ने कहा ऐसा है कि तुम नई नई शादी करके आए हो, बिल्कुल ताजी ताजी तुम्हारे बगल में बहू बैठी है, और बड़ा प्रेम अभी तुम लोगों के बीच में होगा ही। तो ये कहना तो बुरा लग रहा है, पर राजीव सच्चाई ये है कि तुम हो एकदम गधे। तुमको अगर, फिर उन्होंने कहा, सब लोग बैठे थे वहां, कुछ हंस भी दिए, कुछ बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे अगर आप प्रगतिशील लेखक हैं तो आप जनता के लेखक हैं, आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जनता के साथ जुड़े हुए होकर अगर आप ये नहीं जानते हैं कि दीपावली अमावस्या के दिन होती है और होली पूर्णमासी की रात जलाई जाती है, तो आप क्या हैं? आप मूर्ख हैं, आप बुद्धू हैं, आप यानी ऐठू हो सकते हैं, आप प्रगतिशील नहीं। तो ये एक ऐसा सबक है जो देखिए इस तरह से मिला, और चूंकि धर्मपत्नी साथ में थी तो कोई मौका छोड़ती नहीं इसको याद दिलाने का, अगर कभी मौका आता है तो कहने का अर्थ ये कि परसाई जी जो हैं उन्होंने बड़े प्रेम से, स्नेह से फिर कहा कि नहीं भाई ले जाओ इन्हें, लेकिन हाँ याद रखो कि अपनी जनता के जीवन को। और फिर मुझे, जैसे मैं अमृतलाल नागर जी की किताब पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था, बूंद और समुद्र, उसमें ये लिखा हुआ है कि रामविलास जी ने जब बात की नागर जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन को अगर आप नहीं जानते, अगर आप लोगों के रहन सहन, जीवन, आते रीत रिवाज, आचार व्यवहार नहीं जानते, तो केवल दृष्टिकोण मात्र से, विचारधारा मात्र से तो लेखन नहीं हो सकता। लेखन के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा। खैर इसके और भी बहुत से प्रसंग हैं, बहुत सी चर्चा हो सकती है, पर ये एक बात है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे वरिष्ठों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास बहुत अच्छी वैचारिक समझ थी और है। जबलपुर की उस समय अगर बात करूं तो परसाई जी के साथ जो और लोग थे, एक डॉक्टर मगन भाई पटेल होते थे जो बहुत बहुत बड़े आइडियोलॉग माने जाते थे। बातचीत होती थी तो काफ़ी तीक्ष्णता के साथ बात करते थे। मलय जी, जो इनको आप सब जानते हैं, बड़े वरिष्ठ कवि हैं, डॉक्टर मलय वहाँ थे। ज्ञान रंजन जी तो खैर थे ही थे। मदन गोपाल पटेरिया जी थे जो विवेचना में काम करते थे। बाकी फिर नौजवानों का पूरा समूह था। परसाई जी के साथ जो मैंने एक चीज़ देखी कि हमने उन्हें तब देखा जब उनका सार्वजनिक उठना बैठना आना जाना बाधित सीमित हो चुका था उनके कष्ट के कारण। लेकिन किसी भी जीवन की समस्या पर, किसी भी पक्ष पर, किसी भी चर्चा पर विचारधारा को बहुत मानवीय बनाकर, बहुत तार्किक बनाकर कैसे जिया जा सकता है, यह परसाई जी से सीखा जा सकता था। हमेशा लगता था कि आप परसाई जी के पास बैठे हैं तो जो बात वो करेंगे, और मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे कि शायद ये बात और स्पष्ट हो सके। जैसे मुझे याद है कि ये 1980 का दशक, 90 का दशक, हम लोग जो वामपंथी विचारधारा के नौजवान लोग थे, बातचीत होती थी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि परसाई जी सांप्रदायिकता पर बहुत कहते, सुनते, बोलते, लिखते थे और सांप्रदायिक शक्तियों पर बात करते थे। भाजपा जब बन गई तो भाजपा के बारे में, वो भाजपा बन चुकी थी उस समय, तो वो भाजपा के बारे में प्रहार करते थे। और हम लोगों में, नौजवानों में कभी कोई बात होती थी कि भाई सांप्रदायिकता का संकट बड़ा है, बहुत बड़ा संकट है, सच है, खतरनाक बात है, लेकिन ये है कि इसकी शक्ति सीमित है। और भाजपा एक पार्टी के रूप में भी बहुत ऐसी शक्तिशाली पार्टी तो है नहीं। और कांग्रेस जो है, जो इतनी बड़ी पार्टी है, जिसने सत्ता अधिकांश समय तक सत्ता में रही है, हमारी ज़्यादातर समस्याओं की जड़ तो कांग्रेस में ही है। तो हमें जब आलोचना करनी चाहिए तो नंबर 1 आलोचना तो कांग्रेस ही करनी चाहिए, उसके बाद हमें बीजेपी की बात करनी चाहिए या किसी और की बात करनी चाहिए। तो एक दिन हम सब लोग ये बड़ी आपस में बात करके तय हुआ कि परसाई जी से जाके पूछते हैं। तो
एक दल बनाकर हम गए और फिर उनके पास जाकर बैठ के हमने उनके सामने सब रखा कि परसाई जी आप हमेशा जो कहते हैं। तो परसाई जी ने अपनी आदत के हिसाब से बहुत शांति से इत्मीनान से सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जो कह रहे हैं ये कहने का, सोचने का, कहने का आपको पूरा अधिकार है, होना ही चाहिए, और आप नौजवान लोग हैं और आप अगर, लेकिन संग संग ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग इस पर लिखें, गंभीरता से लिखें, दुनिया को पढ़ें, सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिक शक्तियाँ कैसे शुरू करती हैं, कैसे विकसित होती हैं, कैसे बढ़ती हैं, और भारत जैसे देश में जहाँ पर कि एक धार्मिक आस्था का एक माहौल बना हुआ है, इनके लिए किस तरह की ज़मीन पैदा हो सकती है, इन पर सोचें और फिर आप जो ठीक समझें अपनी बात को खुल कर कहें। इसकी चिंता आप ना करें कि मैं क्या कहता हूँ। आप मुझसे भी कह सकते हैं, आप इसके बारे में लेखन कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपने विचार पूरी तरह से रख सकते हैं, लेकिन इस पर अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि जो आप लिखेंगे उसका लोगों तक एक असर जाता है। तो खैर थोड़ी बहुत बातचीत तो उसमें हो सकता है हम लोगों ने और की हो। मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये कि आज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, या आज से कुछ कई वर्षों से, आप कह लीजिए कुछ दशकों से जो माहौल बना हुआ है उसकी जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिसे कहते हैं द ट्रुथ इज हैमर्ड होम, कि परसाई जी कितना साफ उस भविष्य को देख रहे थे, उस खतरे को देख रहे थे, उस संकट को देख रहे थे, और इसीलिए पहले नंबर का खतरा वो किसको बता रहे थे और कितना सही बता रहे थे। एक और चीज़ जो परसाई जी के बारे में बहुत ही मुझे प्रभावित करती है, उनका बहुत संतुलित दृष्टिकोण होता था चीज़ों को लेकर। जैसे मैं आकाशवाणी में मैंने काम किया तो बहुत सारे लेखकों के साथ उनकी रिकॉर्डिंग करने का या उनसे बातचीत करने का या उनसे संपर्क करने का मौका मिला। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो आकाशवाणी, अब तो खैर आकाशवाणी में भी थोड़ी इसकी आवृत्ति कुछ घटने सी लगी है, पर मैं फिर भी एक अलग विषय है और कोई अभी का विषय नहीं है। लेकिन आकाशवाणी ने बहुत से लेखक यहाँ रहे और बहुत सारे लेखक की चर्चाएं यहाँ हुई, बहुत सी कृतियाँ अंधायुग जैसे माना जाता है आकाशवाणी के लिए लिखी गई। तो बहरहाल आकाशवाणी और साहित्य का एक रिश्ता अपने आप में रहा है। बहुत से लेखक थे जो आकाशवाणी में आते थे और कई ऐसे लेखक होते थे जो आकाशवाणी में अगर मान लीजिए कुछ समय तक उन्हें नहीं बुलाया गया तो बाकायदा नाराज होते थे और नाराज होकर के इसे व्यक्त करते थे कि इतना समय बीत गया और आपने हमें बुलाया नहीं, ये क्या बात हुई, हमारा अधिकार बनता है, बुलाया नहीं। एक तो ये होता था, कई ऐसे लोग होते थे, नाम मैंने किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार जीवन भर देखा। एक दूसरी श्रेणी ऐसे लेखकों की भी होती थी और जिसमें हमारे वामपंथी विचार के लेखक बहुत से होते थे जो कहते थे कि भाई हम आकाशवाणी में नहीं जाएंगे, आकाशवाणी का हम बहिष्कार करते हैं, या आकाशवाणी के मंच में जाने का मतलब है कि हम एक सरकारी मंच में जा रहे हैं, वहां हम नहीं जाएंगे। परसाई जी के साथ क्या था कि परसाई जी इनमें से किसी भी अति पर नहीं खड़े थे। परसाई जी ने कभी जीवन में, मुझे नहीं याद आता कि उन्होंने मुझसे कहा हो, जबकि हम लोग के घनिष्ठ थे, कि भाई बहुत दिन हो गए आकाशवाणी से कोई बुलावा नहीं आया, कोई प्रस्ताव नहीं आया, कभी नहीं कहा। और परसाई जी को जब कोई प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने कभी उसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि जो कहा गया है, जो एक तो जो विषय है वो विषय उनको रुचिकर और अनुकूल और विचारोत्तेजक लगता है कि नहीं, और फिर उसके बाद वो ये देखते थे कि उस पर जो वो कहना चाहते हैं, वो जानते थे कि सीमाएं क्या हैं, वो जानते थे कि कितना, पर उन सीमाओं के भीतर अपने मन की बात खरी खरी वो कह पाएंगे, कह सकेंगे, ये है कि नहीं। अगर वो है तो उन्हें कोई दुराव नहीं था कि वो आकाशवाणी पर ब्रॉडकास्ट न करें, या दूरदर्शन पर बाद में जैसा आया तो उसमें ब्रॉडकास्ट न करें। उनका दिमाग में बड़ा साफ कॉन्सेप्ट था कि चाहे आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन हो, ये जनता के माध्यम है, ये भारत में ये सार्वजनिक माध्यम है, भारत की जनता के पैसे से चलते हैं, और इसलिए इन पर उतना ही अधिकार सबका है, मेरा भी है, उनका भी है। अपने विचारों को छुपाना पड़े या अपने विचारों में कोई परिवर्तन करना पड़े, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा कभी किसी तरह से भी। और दूसरी तरफ ये कि मैं कभी ये भी नहीं होता था कि आकाशवाणी ने नहीं बुलाया तो कहें कि देखिए इतने दिन हो गए आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। मैंने बहुत से बड़े बड़े लेखकों को देखा है जिनके साथ ये समस्या आने लगती थी,
ये वो स्टेशन डायरेक्टर के पास मैसेज पहुंच गया कि देखिए फला प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो है अब बुला नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, इनको बुलाता है, मुझे नहीं बुलाता, वगैरह वगैरह। परसाई जी के साथ ऐसा नहीं होता था। तो एक जो जैसे कहते हैं कि बहुत ही सुलझी हुई दृष्टि होती है कि एक सार्वजनिक माध्यम है, लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है, अगर मैं अपनी बात वहां कह सकता हूं तो जरूर कहूंगा। मुझे इसी से एक याद आता है कि मैं रीवा में गया, आकाशवाणी रीवा में था, वहां हमने उन्हें एक विषय भेजा जबलपुर केंद्र को कि परसाई जी की रिकॉर्डिंग करा के भेजिए। होली का अवसर था और एक ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने विषय भेजा, वे होली से डरते हैं। परसाई जी के देखिए व्यंग्य के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें ये बात आती ही है, बहुत बार कही गई है, अभी भी आयोजनों में कही जा रही है कि व्यंग्य जो है उच्चतम शिखर का जो व्यंग्य होता है वो व्यंग्य प्रहार और विद्रूप का ही नहीं, उसमें उसका मूल भाव करुणा होता है। चूंकि आप समाज में की विसंगतियों से, कष्टों से, लोगों के दुखों से द्रवित हैं, पीड़ित हैं, उद्वेलित हैं, उसे बदलना चाहते हैं, वो करुणा आपका मूल भाव है, जो भाव आपको प्रेरित करता है। उसके बाद आप माध्यम के रूप में व्यंग्य को चुनते हैं ताकि उन पाखंडों पर, उन झूठों पर आप प्रहार करें। तो परसाई जी जो है, मैं आपको बता रहा था कि वे होली से डरते हैं में शुरुआत हुई। उन्होंने उसमें लिखा कि होली चूंकि बहुत ही लोक धर्मी त्योहार है, इसकी क्या परंपरा है, इसमें किस प्रकार से लोग जुड़े होते हैं, सामूहिकता का त्योहार है, सामूहिकता का त्योहार होने के नाते किस तरह के सारे भेदभाव को वगैरह वगैरह कहते हुए, तो होली से कौन डर सकता है, इस तरह की बात करते हुए कि जो पाखंडी हैं, छद्म हैं, इस तरह के लोग होली से डरते हैं। पर अंत में उन्होंने, देखिए अंत में आकर उन्होंने, मुझे आज भी याद है कि वाक्य आया उनका, पर होली से चूंकि त्योहार है, त्योहार पर हमारे यहाँ आने जाने की, दोस्त मित्रों के यहाँ जाने की परंपरा है, उस परंपरा में जब होली पर कोई मिलने आता है तो उसे कुछ खिलाना होता है। ऐसे भी बहुत निम्न मध्य वर्ग के लोग होते हैं, अगर होली खासतौर से महीने के आखिर के दिनों में पड़ जाए, जब आर्थिक संकट चल रहा हो और उस समय होली पर मिलने आए को कुछ खिलाना पड़े, और इसलिए खिलाना पड़े कि लोकलाज का मामला है, त्योहार का मामला है, आपको खिलाना होगा, तो एक वाक्य उन्होंने लिखा था कि वो प्लेट में गुजिया और नमकीन सामने रखकर देता है और उसकी आंखों के भीतर कहीं ये भाव होता है कि ले मेरा मांस खा। अब ये ऐसा विचित्र वाक्य था कि लेकिन उन्होंने उसमें ये दर्शाया कि होली त्योहार जो है, और देखिए आप सोचें, अगर आप सोचेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, रक्षाबंधन जैसे है, बहुत ही पवित्र पर्व है और भाई बहन के स्नेह का पर्व है, पर बचपन से मुझे याद है कि रक्षाबंधन के साथ भी एक आयाम होता है कि अगर बेरोजगार भाई है, और तो वो कई बार ऐसा होता था कि घर से दिन भर वो गायब हो जाता था, खासतौर से तब अगर घर में एक और भाई है जो बहुत अच्छी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय कर रहा है, तो रिश्तों, मतलब यहाँ पर वही मार्क्सवाद की बात आती है कि अर्थ किस तरह से हमारी हर जीवन के हर क्षण को, हर पल को, हर संबंध को प्रभावित करता है। तो इस बात को परसाई जी उस वे होली से डरते हैं वाले उस निबंध में, उस लेख में कैसे उसे वो ले आए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, हम सब लोग बहुत बेचैन थे स्वाभाविक रूप से, और मैं तब परसाई जी के पास, मैं उस समय जबलपुर में रह नहीं रहा था, बाहर था, पर जब आना जाना होता था तो परसाई जी के पास जाते ही थे, बैठते ही थे। तो मुझे याद है कि एक बार जाकर मैंने उनसे, हम लोगों ने, मतलब मैं अकेला नहीं, मित्र कई थे, तो चर्चा चली और शायद ये बात निकली कि परसाई जी हुआ क्या, सोवियत संघ में ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कई बातें कही, पर उसमें एक वाक्य उनका ऐसा था जो, जिसे आप कह सकते हैं खास परसाई जी की शैली का वाक्य था। बोले देखो भाई, मार्क्स ने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें एक था कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा का अधिनायकत्व। बोले व्यवहार में हुआ ये कि सर्वहारा गायब हो गया, अधिनायकत्व रह गया, प्रोलेटेरिएट चला गया, डिक्टेटरशिप रह गई, और इस तरह से उसका एक विचलन हुआ अपने आदर्शों से, और वो संकट पैदा हुआ। और भी बहुत से पक्ष हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन एक विचारधारा के साथ संपर्क होकर बिताया, और उसके बाद भी बिताया, विचारधारा से उनका मोह भंग कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि गलती कहाँ कहाँ हुई हो सकती है। इसी से मुझे याद आता है कि वो एक उनका प्रिय वाक्य शब्द था, या एक बात वो कहा करते थे, अर्थवाद। वो कहा करते थे कि जो ये ट्रेड यूनियंस हैं, श्रमिक संगठन है, ये अक्सर अर्थवाद की चपेट में आ जाते हैं।
यानी इनकी जो सारी मांगे होती हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ा दो या कोई और भत्ता बढ़ा दो या काम, यानी उसके अंदर कोई ना कोई पैसे रुपए की बात होती है या आर्थिक लाभ की बात होती है। इसके नाम पर बहुत सारे श्रमिक साथी जो हैं वो गोलबंद भी होते हैं, आंदोलन भी होते हैं, आंदोलन सफल भी होते हैं, मांगे मानी भी जाती हैं। पर वो ये कहते थे कि होना ये चाहिए कि श्रमिक संगठन अपने सदस्य श्रमिक साथियों का राजनीतिक और सामाजिक शिक्षण भी करें, वह चेतना भी उनके अंदर जगाएं, जिससे कि वो एक बड़े परिवर्तन के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। ये काम अक्सर या तो होता नहीं या बहुत ही पीछे छूट जाता है। तो एक वो कहा करते थे, जैसे जबलपुर में उस जमाने में महेंद्र वाजपेयी नाम के एक बड़े प्रखर श्रमिक नेता थे, और महेंद्र वाजपेयी के संग ये होता था कि जबलपुर में जो कारखाने वगैरह थे, कहा जाता था कि कहीं भी वो अगर चाहेंगे तो हड़ताल करा देंगे और वहां पर जो वहां के प्रबंधन है उसको उनसे बात करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ऐसे प्रसंग हुए थे कि महेंद्र वाजपेयी खड़े हुए, तो जितने उसमें उनके श्रमिक संगठनों के सदस्य होते थे, परसाई जी ने इस बात को मुझे याद है कहा, उन्होंने कहा कि उतने वोट भी उनको नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि जिनके वो सीधे सीधे श्रमिक नेता हैं, अगर उनके वोट भी उन्हें सीधे नहीं मिले, इसका मतलब ये है कि उनके संबंधों में अर्थवाद हावी हो गया और वैचारिक चेतना का विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हम अपने समय, जो हमारा समय है, इस समय की जो बहुत सारी बहुत ही त्रासद चुनौतियां हैं, इनको हम उस रूप में देख सकते हैं। मैं इसके बाद मैंने कुछ अंश भी निकाले हैं जिनका मैं पाठ करना चाहूँगा। परसाई जी के व्यंग्यों के बारे में, खैर मतलब ये कि यहाँ चूंकि उस तरह से मुझे जो कहा गया था कि संस्मरणों की बात ज़्यादा है और कुछ चर्चा उस तरह से, पर आप सब जानते हैं कि राजनीतिक व्यंग्य तो उन्होंने खूब लिखे हैं। और कुछ दिनों पहले मुझे याद है ऐसा ही एक चल रहा था कोई आयोजन, वहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी जी बात कर रहे थे। आज भी ज्ञान चतुर्वेदी जी का एक व्याख्यान हो रहा था मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजन में, वो बोल रहे थे आज। पर उस आयोजन में उनसे किसी ने पूछ लिया, शायद एक प्रकाशन संस्था का आजकल जो वेबिनार श्रृंखला है उसमें वो बैठे थे, तो उनसे पूछा गया परसाई जी और शरद जोशी के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि परसाई जी का जो कथ्य है, जो दृष्टि है, वो उसके साथ उनकी शक्ति है। शरद जोशी जो है वो शब्दों को जिसे कहते हैं उनका खिलाड़ी, और उसके अंदर बहुत सारे प्रयोग करना। अच्छा, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, ये जो आप विमुग्ध हो जाएं कि अरे वाह, ये शरद जी की शक्ति ज्यादा थी। हालांकि उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि परसाई जी और शरद जोशी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और ये जो उनके बीच की तथाकथित प्रतिद्वंदता है, ये दूसरे लोग अधिक इसको अपने अपने कारणों से उठाना चाहते थे। तो मैं सोचता रहा इस बात पर, और फिर मुझे लगा कि अपने ढंग से जो मुझे बात अभी ये थोड़ा दिमाग में चल रही है कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जिन्हें हम शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं, और ये कहा जाता है कि जो व्यंजना है, व्यंजना जो व्यंग्य की एक मूल शक्ति है, अभिधा में जो संसार आया है, वह संसार अपने आप में इतना व्यापक, इतना विराट, इतने रंगों से भरा, इतनी विडंबनाओं, त्रासदियों और दुखों से भरा है कि उससे जो व्यंजना उत्पन्न होती है उसका कोई मुकाबला, कोई जोड़ नहीं है। तो अभिधा से, ये अभिधा की बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परसाई जी मात्र अभिधा के ही लेखक थे। उन्होंने फैंटेसीज का इस्तेमाल बहुत शानदार किया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर एक फैंटेसी ही तो है, जिसमें कल्पना ये है कि एक भारत की पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो है वो चांद की कानून व्यवस्था ठीक करने जाता है और फिर वहां की लोगों के अंदर की मानवीयता को नष्ट कर देता है। इससे मुझे एक प्रसंग और याद आता है कि परसाई जी कहाँ कहाँ तक पहुंचते थे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मुझे कुछ लगता है, ये बातें भी मुझे कह देनी चाहिए कि पढ़ने लिखने वाले लोगों के बीच में परसाई जी की अपनी जो जगह है, जो हम उन्हें पढ़ते हैं, बार बार गुनते हैं, वैचारिक उनसे साम्य रखते हैं, फिर तो बात ही और आगे बढ़ जाती है। पर बहुत सामान्य ढंग की, जो जैसे वो अखबारों में खूब लिखा उन्होंने, कहा जाता है, हर कोई जानता है कि परसाई जी ने बड़े बड़े स्तर पर लोक शिक्षण किया। पूछिए परसाई से देशबंधु में उनका, हम लोग मतलब यह था कि देशबंधु को बहुत से लोग उस दिन पूछिए परसाई जी की वजह से लेते थे। उसमें हर तरह के सवाल होते थे, बहुत ही सामान्य सवालों से लेकर गूढ़ सवाल तक, और परसाई जी सब पे कुछ ना कुछ उत्तर जरूर देते थे।
और कितने लोगों को उन्होंने अपने उत्तरों के जरिए उनके सामने दिशा दिखाई। परसाई जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है टॉर्च बेचने वाला, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने जबलपुर से जो ऐसी कुछ विभूतियां निकली, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, जिन्होंने एक नए किस्म का अध्यात्म लोगों के सामने रखने की बात की, तो परसाई जी ने, ये माना जाता है कि परसाई जी ने वो जो चरित्र बनाया कि मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, यानी मेरे पास तुम लोग भटके हुए हो, मैं तुम्हारे लिए राह लेकर आया हूँ। टॉर्च बेचने वाला जो है तो वो रोशनी दिखा रहा है, पर वो रोशनी बेसिकली एक टॉर्च की रोशनी है। और जो हमारे यहाँ बुद्ध बहुत पहले कह गए अपदीपो भव, यानी अंततः आपको अपना संघर्ष करके अपना दिया जलाना होता है, उसके लिए चेतना अर्जित करनी होती है। तो परसाई जी ने कितने लोगों को प्रभावित किया, कैसे किया, इसका एक प्रसंग मुझे याद आता है। मैं जब रायपुर आकाशवाणी में चला गया तो वहाँ एक मोहल्ला है जहाँ मैं रहा करता था, और हम नौजवान दोस्त थे तमाम। उनमें से एक दोस्त थे जो मेरे पड़ोस में ही रहते थे, यानी एक कई 3-4 मंजिलों वाली बिल्डिंग्स थी। उन बिल्डिंग्स में एक में मैं रहता था और उसी के पास की एक बिल्डिंग में वो रहते थे। वो एक जमींदार थे, पास के किसी इलाके के एक जमींदार थे, जमींदार पुत्र थे, और रायपुर में नौकरी करने के लिए आए थे, और उनकी दोस्ती लिखने पढ़ने वालों से हो गई थी, तो उठा बैठा करते थे। उनके घर में एक लड़का होता था। वो लड़का जो है वो शायद उनके जमींदारी से उनके साथ आ गया था, खाना वाना बनाता था, घर की साफ सफाई करता था, और खुद मेरे ख्याल से 10वीं 9वीं 10वीं में वो किसी स्कूल में जाकर पढ़ा भी करता था। तो कभी कभी वो लड़का मेरे यहाँ आ जाता था, कभी मेरे किसी काम मदद करने के लिए, कभी उनकी तरफ से कोई चीज़ लेने देने के लिए। किताबें रखी होती थी। एक दिन उस लड़के ने देखा तो कहने लगा, भाई साहब मैं कोई किताब इसमें से पढ़ने के लिए ले सकता हूँ? मैंने कहा जरूर ले सकते हो, पढ़ो, क्या पढ़ना चाहते हो बताओ। तो अब जैसा होता है कि उसने नाम जो उसने पढ़ रखे होंगे, सुन रखे होंगे, तो शायद उसे देखा उसने, तो अज्ञेय जी की कोई किताब देखी, उसने कहा मैं इसे ले जाऊँ? मैंने कहा ले जाओ। अगले दिन वो आ गया, बोला साहब कुछ समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा, मैं असल में बहुत ही अभी तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ इतने महान लोगों को। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। खैर मैंने कहा ऐसा करो, परसाई जी की प्रतिनिधि व्यंग शायद रखी थी, तो मैंने कहा इसको तुम इसे पढ़ के देखो, इसे ले जाओ। अब क्या हुआ मित्रों कि वो लड़का जो है अगले 1 हफ्ते तक बार बार किसी बहाने से मेरे पास आता था। वो किताब उसके पास होती थी, और वो अपनी काम की बात, जो जिस काम का बहाना लेके या जिस काम से वो आता था, उसके बाद वो उसमें से कोई प्रसंग निकालता था और उसको दिखाता था कि देखिए ये ऐसा ऐसा लिखा है, इसका मतलब ऐसा है क्या, इसमें ये कह रहे हैं क्या, हमें इस तरह सोचना चाहिए क्या। मैं तो बड़ा चमत्कृत हुआ। मैंने कहा, और जब मैं बड़ा खुश भी हुआ, और बार बार उससे बात होने लगी, और मैं फिर थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या कभी करता था, कभी वो व्याख्या करता था, कभी हम लोग बात करते थे। इस तरह 15-20 मिनट बात करके फिर चला जाता था। तो वो जो मित्र थे उनका नाम शरद था, मुझे उनका नाम याद आ गया, शरद नाम था उनका। एक दिन शरद जी आए, कहने लगे ये बताओ यार तुमने इस लड़के का क्या कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले रात दिन तो बहस करता है, हर चीज पे सवाल पूछता है, और मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ रहकर मेरे साथ काम कर पाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, पढ़ लिख रहा है, होशियार लड़का है, कोई बात नहीं। तो खैर उसका इम्तहान हो गया। कहने का अर्थ ये है कि सही सवाल पूछने की तमीज देना, और और अपने सामने जो मालिक की भूमिका में खड़ा है, उस मालिक को, जो सामंत की भूमिका है, उस सामंत के सामने खड़े होकर सवाल पूछना, इसकी समझ, इसकी तमीज और इसकी हिम्मत, ये परसाई आपको देते हैं। और ये परसाई ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दिया है, दे रहे हैं और देते जाएंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ी चीज है, ये मैं समझता हूं कि हमेशा हमारे साथ ये रहने वाली है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद का जिक्र मैंने किया था फैंटेसी के रूप में, तो उसका नाटक के रूप में वो होता था, उसका नुक्कड़ नाटक बना। सतना के हमारे मित्र थे, इप्टा सतना के साथी, अभी भिलाई में रहते हैं, मणिमय मुखर्जी। तो मणिमय मुखर्जी जो हैं वो और उनका ग्रुप, ये लोग उन्होंने तैयार किया था इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। मैं उस समय छतरपुर, मध्य प्रदेश में छतरपुर जो है वहां पर पोस्टेड था, वहां ये लोग आए। तो आए, उस दिन दफ्तर का दिन था, तो मैंने कहा ऐसा करो, एक दो 2-3 शो, कई शो इनके होने थे, तो कुछ शो इनके हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा एक शो हम वहाँ बाजार में जा रहे हैं करने। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ काम निपटाकर, दफ्तर में कुछ काम था, काम निपटाकर मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। दफ्तर पहुँच के 10-15 मिनट हुए होंगे कि कोई खबर लेके आया कि जो आपके नाटक के दोस्त आए हैं उनको पुलिस वाले उठा ले गए हैं और उनको थाने में या कोतवाली में बैठा लिया है। तो मैं भागा और भाग कर वहाँ गया, तो देखा कि वाकई ये सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और एक कहाँ से आए हो, क्या है, क्या कर रहे हो,
इससे पता है कि इस तरह से परमिशन ली थी, जो टिपिकल पुलिस वाला जो हाव भाव होता है उस ढंग से चल रहा था। तो मैं गया और फिर मैंने नमस्कार किया, परिचय दिया। आकाशवाणी का नाम सुनकर थोड़ा सा, खैर वो सज्जन जो थे, दरोगा साहब या जो इंस्पेक्टर साहब जो भी थे, फिर उन्होंने कहा कि देखिए क्या मतलब। मैंने कहा हाँ, ये लोग तो नाटक कर रहे हैं। और किसका नाटक कर रहे हैं आपको पता है? हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई कहानी है, उसका नाटक है, वो नाटक है, और कितना अद्भुत नाटक है। और आप तो, मैंने कहा, खुद इतने पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो अब उन्होंने जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा जी जी जी, आप लोग क्या समझे, मैं आप लोगों को कुछ पनिशमेंट देने के लिए लाया? अरे भाई, मैं भी परसाई जी को पढ़ता हूँ, मैं भी परसाई जी को पसंद करता हूँ। आप लोग उनका नाटक लेकर आए हैं और हमारी पुलिस वालों की ही बात कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को यहाँ चाय पिलाने के लिए लेकर आया हूँ। और फिर उन्होंने चाय मंगाई, समोसे मंगाए, सबको चाय और समोसे के साथ, और उसके बाद विदा किया। हम लोग बाहर निकले तो मित्रों ने बताया कि पहले उनकी बिल्कुल अलग भाव और भंगिमा थी, मगर उसके बाद फिर जब हम लोगों ने चर्चा की और परसाई जी का जिक्र आया, और बाद में उनसे कई बार भेंट होती रही मेरी, ये लोग से लौट आए, भेंट होती रही, और परसाई जी को हमेशा मिलने पर कोई ना कोई परसाई जी की रचना की चर्चा वो करते थे, इंस्पेक्टर साहब, और कहते थे कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। तो परसाई जी कहाँ कहाँ पहुंचकर किस किस को सिखा देंगे, किस किस को बता देंगे, किस किस के मन को सही दिशा की ओर झंकृत करेंगे, ये तो अपने आप में ऐसी कमाल की बात है। आज़ादी के, जैसे जो मतलब बहुत बार कही गई बात है, फिर भी दोहराने में कोई हर्ज नहीं, कि आज़ादी के पहले के भारत का जैसा व्यापक दर्शन, उसकी सारे स्वप्नों और त्रासदियों के साथ प्रेमचंद के यहाँ जैसे हम पाते हैं, आज़ादी के बाद का जो भारत है, और वो भारत, यानी इस बात को दुख से ही कहना चाहिए कि वो भारत कि उस भारत की बहुत सारी विडंबनाएं मौजूद हैं, बल्कि ज़्यादा तीखी, ज़्यादा मारक हो गई हैं। और चूंकि वो इस तरह की हैं, इसलिए परसाई हमारे साथ बहुत ज़रूरी रूप में मौजूद हैं। परसाई जी क्यों इतने लोगों तक पहुंच जाते थे? तो अभिधा की बात मैंने कही कुछ देर पहले। मुझे लगता है कि एक और चीज़ इसमें आती है। आप अगर देखें, जो परसाई जी के लेखन की शैली है, कि जो भाषा है उसमें आम तौर पर आप देखेंगे कि वाक्य छोटे छोटे वाक्य हैं, सहज और सुबोध ढंग, मतलब उसका मतलब सतहीपन नहीं है, लेकिन वाक्य छोटे हैं। जैसे हम लोग जब रेडियो में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक भाषा कहलाती है, जिसे हम कहते हैं स्पोकन वर्ड, यानी उच्चरित शब्द की भाषा, जैसी भाषा हम बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की एक पंक्ति भी कही जाती है, जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख। तो ये जो भवानी प्रसाद मिश्र भी उसी क्षेत्र से आए थे, उसी अंचल के हैं, नर्मदा का जो अंचल है वहीं से आए थे। तो ये जो जिस तरह बोलता हूँ उस तरह, वो सहजता जो है वो परसाई जी के लिखने में है। उस सहजता के अंदर सारी जटिलताओं को वो मौजूद करा देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, और उनसे लड़ने की ज़रूरत और लड़ने का तरीका ये भी वो आपके सामने मौजूद कर देते हैं। तो ये जो लेखन की शैली है वो संप्रेष, मतलब ये आज भी जिस एक और कार्यक्रम चल रहा था जो मैंने बताया मध्य प्रदेश प्रकाशन लेखक संघ का, वहाँ भी कहा गया कि जो पठनीयता है, अद्भुत पठनीयता है, और सामान्य से सामान्य पाठक जो है उसे परसाई जी को पढ़ने में कतई कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। मैं समझता हूँ कि परसाई जी के जो राजनीतिक व्यंग्य हैं वो तमाम चीज़ें हैं, और अंत में एक उनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने साहित्यिक संस्मरण बहुत हैं और अद्भुत उसके अंदर व्यंग्य हैं जो लिखे हैं उन्होंने। जैसे अब आप देखें कि प्रभाकर माचवे का जिक्र कहीं उन्होंने किया, और उसके बाद उनकी एक कविता माचवे जी के नाम से उन्होंने उसमें लिखी, और फिर उसके नीचे बिल्कुल माचवे जी की शैली में उन्होंने एक फुटनोट लिखा, फलाने फलाने जगह पर बस स्टैंड पर खड़े होकर चाय पीते हुए। तो जो प्रभाकर माचवे की शैली थी, एक जगह उन्होंने लिखा कि मैं किसी अनजान शहर में गया था और मुझे रात को स्टेशन जाना था और मुझे रास्ता नहीं पता था, और एक सज्जन से मुझे दिखे, मैंने उनको दौड़कर पकड़ा और कहा कि साहब मुझे स्टेशन का रास्ता बता दीजिए। तो मैंने देखा, जब वो मेरी ओर मुड़े तो मैंने देखा कि वो जैनेन्द्र कुमार जी। तो जैनेन्द्र जी ने कहा कि स्टेशन क्या है, रास्ता क्या है, जगह कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। मैंने कहा देखिए इस दर्शन में मेरी ट्रेन छूट जाएगी। बोले छूटना क्या है, पहुंचना क्या है। तो मतलब ये आप देखें कि साहित्यिक ढंग से, अच्छा उनके बाकी भी आप देखें कितनी जगह वो क्या करते हैं, बहुत पढ़ते थे। भारतीय साहित्य, भारत पारंपरिक साहित्य, भक्ति साहित्य, संस्कृत की चीजें, उसके बाद विश्व साहित्य, और किस जगह बिल्कुल सही जगह, सही मुफीद जगह वो उस चीज को ले आएंगे।
एक उनकी मुझे याद आता है अकालोत्सव एक रचना है। अकालोत्सव में वो शुरू में आता है कि अकाल जो है, जैसे तमाम उत्सव आते हैं, अकाल भी एक उत्सव है। अकाल जो है उत्सव आता है तो सुपरवाइजर की पत्नी कहती है मैं गहने लूंगी, और असिस्टेंट इंजीनियर की पत्नी कहती है इस बार ये करेंगे, कोई कहता मकान बना लेंगे। यानी हर साल अकाल जब आता है तो कई लोगों के लिए उत्सव बनकर आता है। फिर उसके अंदर वर्णन है, उसमें सपनों की एक श्रृंखला है, एक के बाद एक लेखक सपने देख रहा है और हर सपने में स्थिति कुछ अधिक भयावह होती जाती है। उसके बाद एक जगह आती है जहां पर वो लिखते हैं कि जो भूखे हैं उनके झुंड पूरे देश में यहां से वहां जा रहे हैं, जो कुछ उनके सामने पड़ता है उसे वो उठा लेते हैं, खाने लगते हैं। यहां तक कि बाद में विधायिकाओं के भवन भी वो पहुंचकर उन्हें भी उठाकर खाने लगते हैं। यहां आकर परसाई जी लिखते हैं कि मेरी आंख खुल गई और मैंने पाया कि मैं बहुत उद्विग्न हूँ, बहुत बहुत परेशान हूँ, पसीने से भीगा हुआ हूँ। और बहुत भयानक स्वप्न मैंने देखा था, जनतंत्र के हिसाब से बहुत भयानक स्वप्न मैंने देखा था। तो फिर लिखते हैं कि मानस चतुष्शती वर्ष चल रहा है, तो पास में मानस, रामचरित मानस को मैं फिर से इन दिनों पढ़ रहा हूँ, तो वो रखी हुई थी। तो उसको मैंने उठाया और सोचा कि इसको पढ़ने से कुछ शांति मिलेगी। तो उसमें जो है सीता त्रिजटा संवाद खुल गया। मतलब परसाई जी जो है वो देखिए कैसे रचते हैं उसे। और उसके बाद वो सीता बता रही हैं, त्रिजटा से बात कर रही हैं और स्वप्न बता रही हैं। और उसके बाद उसमें अंतिम पंक्ति क्या आती है, परसाई जी लिखते हैं कि त्रिजटा जो है वो मुझसे बहुत अधिक ज्ञानी थी, त्रिकालदर्शी थी, बहुत बुद्धिमान थी। स्वप्न सुनकर त्रिजटा ने कहा, यह सपना मैं कहूं विचारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। यहां आकर समाप्त होता है। तुलसीदास जी की पंक्ति का ऐसा अद्भुत प्रगतिशील उपयोग, और ऐसा बार बार आप देखेंगे। यानी वो कविताओं से, रचनाओं से अंश निकालकर उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनका ऐसा अद्भुत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से उनके ऐसे वाक्य हैं जो सूक्तियों की तरह से आते हैं। स्त्री मुक्ति पर, परिवारों के भीतर के पाखंड और संकीर्णताओं पर उन्होंने बार बार लिखा और बहुत प्रहार किया। अंतरजातीय विवाह हो जाए, लोग विवाह कर लें, युवा जो हैं वो अपने निर्णय खुद करें, पुरानी पीढ़ी उनके ऊपर प्रेत की तरह छाई न रहे और वो स्वयं आगे बढ़ें, इसको बार बार वो रेखांकित करते हैं। और उसमें वो, मैं समझता हूँ, और ये बात आप कह सकते हैं शायद बहुत से महानगरों के लोगों को लगेगा कि अरे क्या है, पर सच्चाई ये कि आज भी इस देश में ऑनर किलिंग होती है। आज भी इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है नौजवानों की, जहां अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार खा
जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, यहाँ वाईफाई कनेक्शन बोल गया, तो अब दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था जो है उससे मैंने, मुझे बता दें ठीक ठाक आवाज़ और सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगता है मुझे कि आ रहा होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि परसाई जी ने लिखा है कि वो एक शहर में गए, साहित्यिक कार्यक्रम हुआ। साहित्यिक कार्यक्रम के बाद उन्हें एक सज्जन ने आकर कहा कि साहब आप कल अगर खाली हैं, आपके घर जाने के समय बाद का है, तो आप मेरे घर आकर नाश्ता कर लीजिए। मैं और मेरी पत्नी दोनों आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, हम पढ़ते हैं और बातचीत करते हैं वगैरह वगैरह। फिर परसाई ने उसका वर्णन किया है कि उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, और अगले दिन फिर वो गए। और उन्होंने लिखा है कि जब वो गए तो सोचते गए कि भाई वहाँ जाऊँगा, वो लोग सामने आएंगे, पत्नी आएंगी, फिर क्या मुझे कहना होगा। बहुत मज़ेदार बातें लिखी हैं कि वो कहेंगी आपको पढ़कर हम लोग खूब हंसते हैं। फिर वो पति को देखेंगी कि मैं नहीं कहा, पति से असहमत तो नहीं व्यक्त हो गई, फिर पति कहेगा हाँ हाँ। इस तरह से परसाई जी ने लिखा है कि परिवारों का जो दृश्य होता है और जिस तरह की चीज़ें होती हैं, और जहाँ पति लोग दिखाना चाहते हैं कि पत्नी हमारी कितनी पढ़ी लिखी है और मैं कितना प्रगतिशील हूँ कि पत्नी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये सब बातें जो हैं वो परसाई जी ने लिखी। इसके बाद वो लिखते हैं कि वो गए तो हुआ ये अंततः कि जब वो गए तो वहाँ पर पत्नी सामने नहीं आई। इन्होंने कुछ खटका, घंटी वंटी बजाई या कुछ किया, तो उसके बाद अंदर से एक इशारा आया, आवाज़ आई और ये साहब अंदर गए और नाश्ता उठा के ले आए। पत्नी का नाम सरिता था, तो इन्होंने सरिता परसाई जी आ गए कहा, अंदर से कुछ घंटी वंटी बजी और फिर वो आ गए और आकर के उसके बाद सामान नाश्ता खुद ही ले आए और नाश्ता लाकर उन्होंने रख दिया। परसाई जी ने लिखा ठीक है, अच्छी बात है, यानी ऐसा बहुत से घरों में होता है कि पत्नी की को सामने लाना भी चाहते हैं और नहीं भी ला पाते हैं, तो कोई बात नहीं। कुछ वर्ष बाद परसाई जी लिखते हैं कि मैं फिर से उस घर में गया, उस शहर में गया। जब दोबारा उस शहर में गया तो उस शहर में जाने के बाद पुनः ऐसा अवसर आया कि उन सज्जन ने कहा कि आप जो हैं आइए। इस बार उन्होंने कोई जिक्र इसका नहीं किया कि पत्नी है और आप आइए। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, इस आदमी ने जो है वो जो अनावश्यक जो हिस्सा था उस अनावश्यक हिस्से को नाटक से हटा दिया। खैर जब ये पहुंचे और जाकर बैठे, अचानक अंदर से एक महिला जो है बाहर आई, साथ में नाश्ते की ट्रे लिए हुए। उन्होंने सामने रखी, कहा कि बहुत धन्य भाग कि आप आए हैं और हम आपको, मैं मेरा दुर्भाग्य है कि मैं स्कूल में पढ़ाने लगी हूँ और मुझे स्कूल जाना है, क्लास का समय हो रहा है, स्कूल का समय हो गया है, तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी, लेकिन आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, नाश्ता कीजिए और भविष्य में कभी आप आएंगे तो दोबारा कभी अवसर मिलेगा। तो परसाई जी जो हैं वो उसके बाद उन्होंने जो उनके पति थे उनकी ओर देखा कि, तो पति ने कहा कि हाँ दरअसल क्या है कि आप तो जानते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है और एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, आजकल पूरा नहीं पड़ता। फिर परसाई जी लिखते हैं, उसमें उनका एक वाक्य है, मैं सही सही हो सकता है सही शब्द ज्यों के त्यों ना दोहरा पाऊं, क्योंकि स्मृति से कह रहा हूं, किताब में कोशिश की पर अभी ढूंढने में कुछ समय लगेगा, उस समय नहीं, लेकिन जो उसका अर्थ बता देता हूं। भारत में आंदोलन का सब प्रमुख संकल्प वाक्य क्या है, यानी मनुष्य की समता, मनुष्य का अधिकार आदि आदि बड़ी बड़ी जो बातें कही जाती हैं, वो हर क्या कहते हैं, नहीं। फिर वो लिखते हैं कि भारत में नारी मुक्ति का प्रेरक वाक्य है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और एक की कमाई से पूरा नहीं होता। तो देखिए ये जो एक तथ्य है और ये सच्चाई है कि आर्थिक कारणों से हमारे घरों में स्त्रियां, मध्य वर्ग में, निम्न मध्य वर्ग में स्त्रियां शिक्षित हुई, शिक्षित होकर वो बाहर की निकली, बाहर की में निकली, उन्होंने उसका भी किया, उससे दोस्ती भी की और अपने अंदर वो अपने उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और इस तरह से वो नारी मुक्ति की राह पर चल पड़ी और उनकी देखा देखी फिर और लोग बढ़ती चली जा रही है। तो ये लेकिन इस ढंग से अखंड हो है, अखंड को उन्होंने तरह से छांट देने को मैं मानता हूं। मैं अब अंत मुझे लगता है करना चाहिए। अंत करने के पहले मैं चाहूंगा कि परसाई जी की मृत्यु के बाद एक संग्रह आया जिसका नाम है भीड़ खतरे। आवारा भीड़ के खतरे में जो उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है हमें वो थोड़ा सा वो देख लेना ठीक होगा और यहाँ अपनी बात को खत्म करना भी ठीक होगा। उसमें 2 निबंधों से मैंने कुछ अंश निकाले हैं। एक है सिद्धांतों की व्यर्थता। उसमें वो लिखते हैं, मेरे मत से सिद्धांत खोजने की जरूरत नहीं है,
कोई सिद्धांत मानने की भी जरूरत नहीं है। इस देश में दो सिद्धांत पहले से ही हैं, गांधीवाद और समाजवाद। गांधीवाद गांधी युग से चला आ रहा है, समाजवाद नेहरू युग से। समाजवाद वो टोपी है जो हर सर पर फिट बैठती है। गांधीवाद का कोई मतलब नहीं रहा इस देश में। गांधीवाद और समाजवाद दोनों इतने अर्थहीन मगर जरूरी से हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दोनों स्वीकार कर लिए। कुछ चाहिए दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन का राजनीतिक मोर्चा है, वो गांधी और समाजवाद दोनों का विरोधी है। मगर न गांधी कुछ बिगाड़ते हैं न समाजवाद, तो क्यों न उन्हें ले लिया जाए। चाहे जैसा इन्हें मोड़ सकते हैं, ये कुछ मांग नहीं करते। आप बूचड़ खाना खोलकर भी गांधीवादी रह सकते हैं और बंधुआ मजदूर रखकर भी अच्छे समाजवादी बने रह सकते हैं। फिर लिखते हैं मगर समाजवाद का नाम है, उसके नाम से पूंजीवाद और सामंतवाद खूब बढ़ रहे हैं। इतने सुभीते का समाजवाद दुनिया के किसी देश में नहीं है। ऐसे समाजवाद के होते हुए नए सिद्धांत खोजने की क्या जरूरत है। फिर उन्होंने कुछ पंक्तियां जो है कांग्रेस पर लिखी हैं, वो भी पढ़ना शायद समीचीन होगा। कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करने लगी, पूंजीपति भी मजदूर भी, अमीर भी गरीब भी, जमींदार भी खेत मजदूर भी, हिंदू सांप्रदायिक भी और मुस्लिम सांप्रदायिक भी, सब इसमें है। ये एक बिखरी हुई भीड़ है, पार्टी नहीं। चुनाव के मौके पर यह भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पार्टी बन जाती है। अब ये एक अलग प्रश्न है कि आज चुनाव के समय भी क्या होता है, पर आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने विवेचन किया है और गांधीवाद और समाजवाद शब्दों का जिस तरह से अर्थ चला गया है, किस तरह से उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। आखिरी अंश पढ़ रहा हूं, आवारा भीड़ के खतरे। ये जून 1991 में लिखी हुई उनकी कृति है, रचना है। युवक युवतियों के सामने आस्था का संकट है, सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। आदर्शों, सिद्धांतों, नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल और सार्थक होते देखते हैं। मूल्यों का संकट भी उनके सामने है, सब तरफ मूल्यहीनता उन्हें दिखती है। बाजार से लेकर धर्मस्थल तक वे किस पर आस्था जमाएं और उसके पद चिन्हों पर चलें, किन मूल्यों को मानें। यदि युवकों के पास दिशा हो, विचारधारा हो, संकल्पशीलता हो, संगठित संघर्ष हो, तो वो परिवर्तन ला सकते हैं। पर मैं देख रहा हूं एक नई पीढ़ी अपने से पुरानी पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा जड़ और दकियानूसी हो गई है। ये शायद हताशा से उत्पन्न भाग्यवाद के कारण हुआ है। अपने पिता से अधिक तत्ववादी, बुनियाद परस्त लड़का है। अंतिम पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, सुनिए। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। ये भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। ये भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में ये भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। आप देखें 1991 में परसाई जी ये लिख गए हैं। हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, किस तरह उनसे जाकर इनका नाता इन पंक्तियों का जुड़ता है। ये हमारे लिए उम्मीद की बात यह है कि परसाई जी ने इसको पहचाना था और परसाई जी वो राह भी दिखा गए हैं। और परसाई जी वो राह भी दिखा गए आप सचेतन करते हैं, बताते हैं कि युवाओं को अगर आप सचेतन करते हैं तो इस तरह से भविष्य के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का रास्ता बनता है। और परसाई जी ऐसे हर रास्ते पर हमारे साथ रहेंगे, परिवर्तन का रास्ता बनता है। और परसाई जी ऐसे हर रास्ते पर हमारे साथ रहेंगे, उनकी स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। जी, बहुत ही अच्छे संस्मरण आपने साझा किए। किसी लेखक को पढ़ना और संस्मरणों के द्वारा उनको जानना दो अलग बातें हैं। पढ़ने से तो लिखा हुआ बहुत कुछ हो सकता है, सिद्धांत में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन जब आपने उनको देखा है और इतने निकट के अनुभव आपके उनके साथ में रहे हैं, इतने संस्मरण आपने हमें सुनाए, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच हम लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन पलों को जीते हुए देख रहे हैं आपको। आपके चेहरे पर उन पलों को याद करके वही मुस्कान, वही यादें
तैर रही थी, तो वो सब सुन करके उस दौर में हम भी चले गए। हमने परसाई जी को तो नहीं देखा, उनका लिखा हुआ पढ़ा है, लेकिन ये आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा कि इतना तीक्ष्ण लिखने वाले, इतना तीखा लिखने वाले, इतना सटायर लिखने वाले, वो अपनी वास्तविक जिंदगी में भी वैसे ही थे। वरना हम ये भी देखते हैं कि किताबों में लिखा कुछ जाता है, जिंदगी में जिया कुछ जाता है। परसाई जी को जान करके ये बहुत अच्छा लगा। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बीच बीच में, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात के लिए, परसाई जी के लेखन के लिए। और परसाई जी के लेखन को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और आज की तारीख में भी, आज सोशल मीडिया पर भी, आज के दौर में भी कितना ज्यादा उनको उद्धृत किया जा रहा है। परसाई जी होते तो खुद भी बहुत हैरान होते। उन्होंने अपने समय में कभी सोशल मीडिया के बारे में सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। चांद की कल्पना तो की थी, लेकिन उस समय तक फेसबुक और इस तरह के आभासी माध्यम आ जाएंगे जहां पर हम लोग बैठे होंगे, और इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको फेसबुक पर लिख रहे होंगे। ये अपने आप में एक एक बहुत ही अच्छी बात है जो उनके जाने के बाद हुई। और खास बात ये कि परसाई जी अपने को जिस विचारधारा का कहते थे, ना सिर्फ दक्षिण पंथियों को, बल्कि उन्होंने वामपंथियों को भी बराबरी से क्रिटिसाइज किया। और आप बता रहे हैं कि साधारण बातचीत में, जो बातचीत आपसे होती थी, उसमें भी वो ऐसा करते थे, उसमें भी वो कहते थे कि ये गलत है, ये सही है, सटायर करते थे, व्यंग्य करते थे, हास्य करते थे। ये सब जानना आपसे बहुत ही अच्छा रहा। जी संध्या जी। प्रेमचंद, और खास करके उनकी भाषा, जो आपने उनकी भाषा के लिए कहा कि जैसी प्रेमचंद की भाषा, जैसे आप बता रहे थे कि आपके यहाँ एक लड़का आया जिसने पढ़ने के लिए पहले एक किताब ली, फिर बदल के वो दूसरी किताब ले गए, और फिर वो लगातार सवाल पूछने लगे। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि वो कितनी तेजी से, प्रेमचंद की तरह ही वो संवाद करते हैं। वो बिल्कुल नए व्यक्ति से भी संवाद करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रखर विचारक हैं, वो उनसे भी संवाद करते हैं। आप भी उतना ही खुश हैं, और वो नया जो लड़का था वो भी उतना ही खुश है, और मैं भी उतनी ही खुश हूँ। तो हर स्तर पर संवाद की ये अद्भुत क्षमता, ये लेखकीय प्रतिभा का विलक्षण उदाहरण है। आपसे संस्मरण सुन करके सचमुच में आज मैं संध्या जी एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगा। मुझे याद आ गई जी। परसाई जी के बारे में था कि बाद में कई बार वो क्या होता था कि वो बोलते थे और लोग लिखते थे। यानी उनके साथ नौजवान लोग बैठे होते थे या उसमें मुझे याद आता है कि मुझे शशांक जी, जो हिंदी के बहुत जाने माने कथाकार हैं, शशांक जी ने मुझे बताया था कि शशांक ने भी जबलपुर में रहते हुए परसाई जी का बोले हुए को लिखने का काम किया था। अच्छा, शशांक ने ये बात कही थी मुझे कि जब परसाई जी बोलते थे और उसे ये लिखते थे, तो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज सुनियोजित होती थी। यानी उसमें उसको दोबारा पढ़ जाना ठीक है, लेकिन यह है कि उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं होता जो बोला गया है उसे जमाना है, ठीक करना है। लगभग वो जो का त्यों ही वो उपयोग में आ सकता। तो ये जो सुलझापन है सोचने का और व्यक्त करने का, और ये जो मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारी विचारधारा मानते हुए भी वो जीवन में बिल्कुल बहुत ही सुलझे हुए ढंग से बड़े से बड़े क्रांतिकारी विचार को वो आत्मीय और विश्वसनीय तरीके से साझा करते थे। यानी कोई बहुत हड़कम मचाते हुए, शोर मचाते हुए और इस तरह से नहीं, जिसको आप कहते हैं आपने विचारधारा को हृदयंगम कर लिया है, आप आत्मसात कर लिया है, जीवन में रचा बसा लिया है, और वो आपके जैसे कहते हैं आपके इट सिट्स लाइट ऑन योर शोल्डर्स। आप उसके बोझ से दबे नहीं जा रहे, वो आपकी चेतना का हिस्सा बन गई। बहुत ही अच्छे संस्मरण, बहुत ही रोचक तरीके से आपने सुनाए। आपका सुनाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। लोग कह रहे हैं इको हो रहा है, मैं माइक लगा, मेरा ख्याल है शायद मेरी ही आवाज इको हो रही होगी।
नहीं, मेरी भी हो रही थी शायद। नहीं, मेरी भी हो रही थी शायद इको नहीं होगा। जी। जी, तो आपका सुनाने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। और इलाहाबाद से आकाशवाणी के कई साथी आपसे जुड़े हुए थे। दीपेंद्र सिवाज जी इस समय देहरादून में हैं, वो आपको सुन रहे थे। अभिनय जी आपसे लिंक होने की कोशिश कर रहे थे। जो लेखक संघ के तमाम लोग हैं वो तो लगातार आपको सुन ही रहे हैं। बहुत सारे छात्र, परसाई जी के प्रशंसक, आपके प्रशंसक। बहुत अच्छी तरह से आपने बोला। अच्छा, आपकी आवाज इको हो रही है, लेकिन मुझे इको नहीं सुनाई दे रहा। नहीं, हमारे मुझे पास सुनाई दे मैसेज आ रही रहा है थी। कि अच्छा, अच्छा। अब नहीं हुई, इस बार नहीं हुई। जी, जी, जी। जी। तो हम्म। ये तो लाइव प्रसारण तो आकाशवाणी में आपने भी खूब किए हैं सर। और लाइव का जो एक होता है, वो थोड़ा-सा हमें फेस करना ये पड़ता है इसे यहाँ पर आप कह कि सकती हैं, क्योंकि जो काला टीका होता है ना, एक आध बार कुछ हो जाता है तो कहते हैं हाँ। सही नजर बात से है, बच। हालांकि हम सही बात परसाई है। जी की बात कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प बात है। यानी कैसे जी, संस्कार, उन्होंने कहीं लिखा है, शास्त्रों और विचार जी, की लड़ाई जी, तो कैसे जी, होती है। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है कि हमारा देश ऐसा है जहाँ जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाती है महिला, वो भी करवा चौथ का व्रत रखती है। मतलब उसे खूब पता है कि चांद जो है वो धरती का उपग्रह है, मतलब उस पर उजाड़ बियाबान है, तो हम चीजें वो जानती है, क्रेटर भरे हुए हैं, लेकिन वो भी करवा चौथ का व्रत करती है और चांद के दर्शन करके उसको देख करके उसको तोड़ती है। तो ये जो संस्कारों, ऐसे परसाई उन्होंने जी। जगह लिखा है बड़ा। आप इलाहाबाद की बात कर रही थी, उनका एक है जिसमें शुरुआत होती है कि मैं स्टेशन पर गया तो एक सज्जन को देखा, मित्र हैं, मार्क्सवादी मित्र थे, जो हाथ में एक पोटली लिए हुए दिखे कि वो अभी कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तो परसाई जी ने कहा क्या हो गया, बोले मैं पिताजी का निधन हो गया था तो उनकी अस्थियां ले जा रहा हूँ प्रवाहित करने। फिर परसाई जी लिखते हैं, मतलब उसके आगे, कि जब लोग चोरी करने जाते हैं तो कहते हैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, जब पिंड दान करने जाते हैं तो कहते हैं प्रयाग जा रहा हूँ। मतलब ये देखिए, यहाँ एक व्यंग्य का जो रूप आता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, निधन हुआ किसका, आपने बताया पिताजी का निधन हुआ, उनकी अस्थियां ले जा रहे हैं। तो बोले बता तो दिया आपको एक बार, और कितनी बार बताऊं। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे लगा कि आप मार्क्सवाद की अस्थियां ले जा रहे हैं, उसे आप बहाने ले जा रहे हैं। क्योंकि फिर उन्होंने कहा यार क्या बताऊं, बड़ी उलझन में हूं, मैं मन से नहीं मानता, लेकिन क्या है कि अब घर वाले संस्कार हैं तो उसको तो पूरा करना पड़ता है। तो ये परसाई जी देखिए, जो आपने जो बात कही कि, और मैं देख रहा हूँ ये कमेंट्स में भी ये चीज है कि अपनी आलोचना करने का साहस, और अपनी विचारधारा के मानने वालों, जो घोषित रूप से मानने वाले हैं, उनमें भी अगर विचलन होता है। एक उन्होंने एक लेख लिखा जहां अतिक्रांतिकारियों पर भी लिखा है, अतिक्रांतिकारी हैं, हर समय अतिक्रांतिकारिता की बात करते हैं, पर जीवन में पहला मौका मिलने पर अवसरवादी साबित होते हैं। जितना ज्यादा हल्ला वो मचाते हैं ताकि उन्हें और शक्तियां देख लें, पहचान लें, और जब पहला मौका मिलता है तो अवसरवाद से ये वर्ल्ड बैंक चले जाएंगे। तो यानी बहुत परसाई जी ने दिलचस्प हर बात तरफ। यही है। जी। हम्म। बहुत दिलचस्प बात यही है जो आपके संस्मरण बताते हैं कि परसाई जी जहाँ पर संस्कारों पर और परंपराओं पर, जो अंधविश्वास की परंपराएं हैं उन पर जहाँ वो प्रहार कर रहे हैं, तो ये आपके संस्मरणों से हमें पता लगता है, हमारे जैसे नए लोगों को जिन्होंने परसाई जी को नहीं देखा, वो जान पाते हैं कि परसाई जी अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इन बातों को का पालन कर रहे थे। वो जो लिख रहे थे वैसा ही वो जी रहे थे। मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो किस्सा, जब उनको थाने में ले जाया गया और आप वहां पर पहुंचे और बाद में चाय समोसा नहीं, खिला के परसाई जी आप को लोगों नहीं ले को जाया विदा गया था, किया गया। वो नाटक नाटक जी, कलाकार थे, नाटक कलाकार थे। नाटक जी करने जी वालों को ले जाया गया था। जी, जी। जी और जी परसाई जी जी। के नाम लेने के बाद वो छूट गए थे। हम्म। उनका स्वागत हुआ था उसके बाद में, और पुलिस वालों ने भी उनको पढ़ा समोसा था। खिलाया था। ये परसाई जी की पहुंच थी। जी जी। आप हमारे साथ आए परसाई जी को याद करने के इस क्रम में। आज का दिन सचमुच बहुत सफल रहा, क्योंकि सचमुच में परसाई जी को सच्चे दिल से याद किया गया और आपने उनके साथ जो पल जिए हैं वो हमारे साथ शेयर किए। हम आपके बहुत आभारी हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ के इस मंच पर हाँ, आपने संध्या अपने जी, साथ जिए हुए उस जीवन को संध्या जी हमसे बता, शेयर एक किया। एक 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 पंक्ति मुझे और याद आ गई है, बात आ गई है, जो जी, मैंने जी, संस्मरण लिखा था हाल में, फेसबुक पर भी लिखा था। मैं चाहता हूँ जिन्होंने नहीं देखा हो, जब परसाई जी का जी, निधन हुआ, मैं उस समय जगदलपुर में था, यानी उन दिनों वहां करता था, पर उनकी मृत्यु रक्षाबंधन के दिन हुई थी। 10 अगस्त 1995 की तारीख थी, रक्षाबंधन का दिन था। परसाई जी ने विवाह नहीं किया था, और इसलिए नहीं किया था कि उनकी एक छोटी बहन थी
जो बहुत कम उम्र में उनके पति नहीं रहे थे, तो उनके बच्चों और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी और हमेशा जीवन भर अपने साथ रखा, उनको बड़ा किया बच्चों को। उन्होंने उनका जिक्र भी किया है अपने लिखने में भी, मेरा नाती, मेरा भांजा, ये सब लिखते हैं वो कहीं कहीं पर परिवार के बारे में। तो एक तरह का कारुणिक संयोग है कि उनकी मृत्यु रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह हुई, खबर मिली। खैर, मतलब उसको मैं पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा, बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब वहां हम गए, बहुत दुख था, हृदय एकदम भारी था। मैं जबलपुर गया हुआ था उस दिन, तो मैं उस दिन उसमें शामिल था। जब हम नर्मदा तट पे वहाँ उनके अंत्येष्टि जहाँ होनी, वहाँ पहुंचे, तो चूंकि वो पद्मश्री वगैरह उनको मिल चुकी थी और एक घोषणा थी कि राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होगा, तो बाकायदा वो पुलिस वाले आए और सलामी जो दी जाती है दी गई और सब कुछ हुआ। बहुत सारे अधिकारी गण पहुंचे, वो लोग जो परसाई जी को कितना पढ़ते रहे होंगे या कितने, लेकिन ये है कि उस दिन वो ड्यूटी करने के लिए वहां गए थे। तो उन्होंने उसके बाद वहां एक भाषण हुए, जिस भाषण में उन्होंने कहा कि महान राइटर थे, ये था। तो अचानक मुझे याद आया, मतलब हम लोग बहुत निराश बैठे थे, पर जो वहाँ दृश्य बना और उसमें बहुत सारा जो देखा कि कई लोग बात कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो लोग जिन्होंने जो एक तरह से आप कह सकती हैं कि वैचारिक रूप से कभी उनका समर्थन नहीं रहा। तो मुझे लगा कि देखिए ये पाखंड। और फिर मुझे परसाई जी ने खुद एक लिखा है, परसाई जी ने स्वयं एक निबंध लिखा जहां उन्होंने अपनी मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा और शोक सभा होगी कौन क्या, उन्होंने मजा ले लेके लिखा है उसको। तो मैंने लगा कि एकदम जैसे लगा कि ये तो देखो शुरू हो गया। और तो एकदम लगा कि नहीं, परसाई जी गए भी नहीं, परसाई जी तो हैं, वो तो मौजूद है हमारे, देखो हमारे सामने, फिर से सामने आ गए और कह रहे देखो ये क्या हो रहा है। तो परसाई जी हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, हर चीज को वो हमें अच्छी तरह से सफाई से दिखा देंगे। जितेंद्र धीर जी एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवालों में उनका सवाल बहुत ऊपर चला गया है। प्रेमचंद से परसाई जी तक की प्रगतिशील लेखन की परंपरा को आज के संदर्भ में आप किस तरह आंकते हैं, ये वो बात करना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, पूरी परंपरा को आंकना तो थोड़ा लंबा काम है, पर मैं ये समझता हूं कि उस परंपरा की मुख्य बातें जो हैं वो ये हैं कि यह हमेशा ध्यान रहे कि ये साहित्य पाठकों के लिए है, लोगों के लिए है, तो उनको उन तक पहुंचे, उनको समझ में आए, उन तक संप्रेषित हो। ये परंपरा, उस परंपरा का हिस्सा ये है। इस परंपरा में हम बहुत से नाम ले सकते हैं। हम प्रेमचंद के बाद जैसे हम परसाई जी की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है मैं अमरकांत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अमरकांत शेखर जोशी, जो इलाहाबाद के ही में जिन्होंने अपना लेखन का बहुत महत्वपूर्ण समय बिताया। और स्वयं प्रकाश का नाम मैं लेना चाहूँगा। स्वयं प्रकाश जो हैं वो उस परंपरा में, जहाँ पर कि जीवन के यथार्थ से निकल कर चीज़ें आती हैं और उनमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव, खेल, क्राफ्ट के बहुत सारे खेल नहीं होते। देखिए, मुख्य बात यह है कि एक पूरी धारा ये है जहाँ पर क्राफ्ट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा क्राफ्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्राफ्ट तो ठीक है, लेखन का एक मामला है और लेखन के प्रसंग में अगर आप शिल्प के तौर पर, अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर उसमें प्रयोग करते हैं तो वो पूरा अधिकार है उसका। लेकिन लेखन की जो वो धारा है जहाँ कथ्य जो है अपना शिल्प निर्धारित करता है, वो कथ्य अपना, और वो कथ्य जो है वो जनता के दुख सुख के साथ, उसके स्वप्नों के साथ, संघर्षों के साथ जुड़ा होता है, और इसलिए वो उस भाषा, उस ढंग से जाता है। हम लोग रेणु की जन्म शताब्दी मना रहे हैं अभी। रेणु को जब हम याद करेंगे तो रेणु को इस तरह हम याद करते हैं कि कितनी सारी जो बोलियां, वो ध्वनियां, वो गंध, वो सारी जो है वो आती है रेणु के संसार में। हम जैसे उसका शुरू में उसको आंचलिक कहकर रिड्यूस कर दिया गया, पर ये कि वो अपने आप में पूरा उसमें कितने डिटेल्स हैं उसके। तो मुझे लगता है कि जो ये परंपरा है प्रेमचंद, परसाई और आगे तक आने वाली, और आज भी मौजूद है, नौजवान लोग लिख रहे हैं, युवा लोग लिख रहे हैं, कविता में, कहानी में, आलोचना में, नाटकों में, हर जगह ये अंतिम सवाल और उठा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम पहले से ही काफी समय हमारा आगे चला गया है। मैं एक अंतिम सवाल बस ले रही हूँ और अपने दर्शकों से ये अनुरोध भी कर रही हूँ कि अब अगर आप सवाल पूछेंगे तो लेना मुश्किल होगा। ये कैलाश मांडलेकर जी का सवाल है कि क्या परसाई जी के पहले भी हिंदी व्यंग्य की कोई स्थापित परंपरा रही है? देखिए, व्यंग्य तो एक स्पिरिट के रूप में है। अगर आप व्यंग्य की परंपरा की बात करेंगी तो मैं कहूँगा कि मुझे जो लगता है, मैं अपने निजी राय के आधार से चल रहा हूँ, कि कवितावली में तुलसीदास जी ने लिखा है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर धरे मग में डगवे, झलकी भरी भाल करी जलकी पुटि सूख गए। तो 2 कदम चलने के बाद जो है वो थक गई नहीं। तो फिर उसमें एक जगह आता है कि विंध्य के जो वासी हैं उदासी,
वो ऋषि मुनि हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि अब रामचंद्र जी जो हैं वन में आ गए हैं, उनके चरण स्पर्श से जो शिलाएं हैं स्त्रियां बन जाएंगी, और हम लोगों को जो बिल्कुल बहुत ही रूखा सूखा जीवन जीना पड़ता है, अपने हाथ से पकाना खाना पड़ता है, तो हमें बड़ा, अब इतनी सारी शिलाएं यहाँ हैं। आप देखिए कि ये जो दृष्टि है, जो अब यानी बाबा लोगों पर भी एक तरह से बाबा लोग हैं जिनके बारे में तुलसीदास जी एक हल्का सा कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये परंपरा है जिसमें आपने बात कही, तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत संक्षेप बता दूं। परसाई जी ने बार बार इस बात का बड़ा जोर दे तो कहते थे कि देखो भाई, मैं हाथ से नहीं लिखता, मैं व्यंग्य लिखता हूँ। और हालांकि बाद में उनके जो नया निबंध जो मैंने जिक्र किया उस आवारा भीड़ के खतरे, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह उन्होंने कहा है, और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उन्होंने याद किया है कि उनका अट्टहास कैसे प्रसिद्ध था, और फिर उन्होंने लिखा है कि जो वन मानुष है वो हंस नहीं सकता, हंसने की क्षमता प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य को दी है। लेकिन हंसी भी फर्क होता है, एक हंसी होती है जो निर्मल हास्य होता है, एक हास्य होता है जो कुटिल हास्य होता है। उसके बाद उन्होंने चंद्रकांत देवताले जी के संग्रह का जिक्र किया है, लकड़ बग्घा हंस रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो नहीं हंस सकता जीवन में वो वनमानुष है, मगर अगर कोई लकड़ बग्घे की हंसी हंसता है, ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए, जो दूसरों के दुख पर हंसता है, दूसरों के कष्ट पर हंसता है, दूसरों को पीड़ित करके हंसता है। तो ये जो परंपरा है, जो व्यंग्य का जो ये अर्थ है, आप बाल मुकुंद गुप्त को देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे, आप अंधेर नगरी को क्या कहेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, वो अपने आप में पूरा व्यंग्य का आख्यान नहीं है क्या? यानी जहां अंधेर नगरी है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, और कैसा वो राज्य है। तो ये पूरी परंपरा तो प्रेमचंद में आपको मिलेगा, प्रेमचंद में जगह जगह आपको मिलेगा जहां पर कि व्यंग्य के ऐसे सूत्र आ रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन यह है कि वो जो एक स्पिरिट के रूप में वहां मौजूद है। आप तमाम लेखकों में दे सकते हैं, ज्ञान रंजन जी में आपको मिलेगा, काशीनाथ जी में मिलेगा, बहुत से लेखकों समका व्यंग्य जो है वो तो लेखन का एक ऐसा गुण है। लेकिन यह है कि परसाई जी को हम इसलिए अलग से बात करते हैं कि उन्होंने उस व्यंग्य को अधिक धार देकर एक खास उद्देश्य के साथ, जैसे वो कहते थे कि व्यंग्य को मैंने क्षत्रिय बना दिया, मतलब उनका उन्होंने कहीं कहीं कहा कि उसको अब युद्ध के लिए उसको इस्तेमाल में ले आया बना दिया। और ये और वो व्यंग्य जो है करुणा से उपजा। जैसे चेखव के लिए कहा जाता है कि चेखव में जहां बात वहां कहीं कहीं करुणा का एक करुणा की धारा बह रही है। यह परसाई जी भी है। और अंत में जैसे परसाई को लोग याद करते हैं तो कबीर को याद करते हैं, कहते हैं परसाई जी कबीर की परंपरा जो है, कबीर के अंदर व्यंग्य है। देखिए कबीर का व्यंग्य कैसा है, पर कबीर क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो जो जागता है उसे रोना होता है। ये रोना जो है परसाई जो है, ये इसे आप वो रोना व्यंग्य का रोना है, और वो रोना इसलिए है ताकि और लोग भी जागें, देखें कि दुनिया में क्या क्या बुरा और कष्टदायक है, कैसे उसको बदलना है, उसको बदलने के लिए कमर कसें और कदम बढ़ाएं। आज आपसे सुन करके ये भी एहसास हुआ कि परसाई जी सिर्फ भारत के स्तर के ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ही लेखक नहीं, हम तो सिर्फ उनको हिंदी लेखक कहते हैं, और शायद ये उनको बहुत कम करके आंकना है हिंदी लेखक कहना या हिंदी व्यंग्य लेखक कहना। लेकिन परसाई जी ने जिस तरह का लिखा है वो सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, क्योंकि उसमें आप पूरी दुनिया की झलक पा सकते हैं। हर जगह पर राजनीति में इसी तरह का दो तरह का चेहरा है, हर समाज में इस तरह के दो तरह के चेहरे हैं। उस पाखंड को तोड़ना, उस पाखंड को चूर चूर करना एक बहुत बड़ी बात है अपने लेखन के माध्यम से। सवाल लगातार आ रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगी कि सवाल मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, लेकिन वो हाँ, जैसे एक सवाल अभी भी है कि करुणा और व्यंग्य क्यों परस्पर विरोधी नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। व्यंग्य के पीछे प्रेरणा क्या रही है, अगर वो प्रेरणा किसी को नीचा दिखाने की है, किसी का जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं हिंदी के, उनकी एक रचना है जिसमें कि वो सारा खेल ये है कि बांग्ला में शादी के लिए बीए शब्द इस्तेमाल होता है, ब्याह के लिए बीए कहते हैं। तो वो पूरी की पूरी रचना ये है कि उसमें सारा खेल ये है कि एक तरफ बांग्ला का बीए है और एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला बीए है, और जो इसके बीच का खेल है उससे खेल पैदा होता है। ये एक तरीका है कहने का, ये भी एक व्यंग्य है और ठीक है। लेकिन ये है कि मैं ये मानता हूं, शरद जोशी जी का की एक रचना है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, जहां वो बताते हैं कैसे पूरी पूरी नौकरशाही जो है वो औपनिवेशिक उसकी स्मृति। तो मैं समझता हूं कि व्यंग्य के पीछे जब करुणा का अर्थ यहाँ ये है, करुणा का अर्थ ये होता है कि आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, संवेदना हो, उस संवेदना के साथ जब उस संवेदना के भाव को
एक प्रतिकार के लिए, एक प्रहार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो व्यंग्य की भूमि बन जाता है। तो व्यंग्य और करुणा में कोई आत्यंतिक अंतर विरोध मेरे हिसाब से नहीं है। करुणा भी व्यंग्य का उद्गम और स्रोत हो सकती है, और महान व्यंग्य का उद्गम और स्रोत करुणा ही होती है। ये चार्ली चैपलिन के यहाँ भी कहा गया है कि जो और इसके पहले भी कहा गया है, चार्ली चैपलिन तो फिल्मकार थे, उसके पहले भी कहा गया है कि जो कॉमेडी है वो वास्तविक रूप में ट्रेजेडी है, अपने गहरेपन में वो ट्रेजेडी है। जी एक टिप्पणी जी आई है जो मैं पढ़ रही हूँ दिनेश प्रियमन की। परसाई जी के व्यंग्य, खासकर सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य, उनकी खास धारा है। इस पर आप 2 पंक्तियां कह दीजिए उनकी, वो आपसे सुनना चाहते मैंने हैं। आपको बताया सामाजिक के बारे में मैंने चर्चा की थी, मतलब मुझे लगा था, वरना मैं और उदाहरण लेके सामने रख सकता था, पर जैसे मैं बार बार, उन्होंने इस पर बहुत लिखा है, परिवारों के अंदर जो स्थितियां हैं। उनका एक बड़ी प्रसिद्ध वो है एक लड़की 5 दीवाने, अगर उसे आप पढ़ें तो उसमें एक कहानी है जिसमें कि निम्न मध्य वर्ग की लड़की है, और एक बिल्कुल निम्न मध्य वर्ग का जैसा घर होता है, जैसा मोहल्ला होता है, वहां वो रहती है, और उसके आसपास लोग हैं, ये सारे के सारे पुरुषवादी लोग हैं, अलग अलग, एक हलवाई है, एक कोई और है, कुछ मतलब सब अपने अपने ढंग से, जिसे कहते हैं कि उस लड़की की ओर आकर्षित हैं, और इनका आकर्षण जो है वो बहुत उदात्त नहीं है। और अंत ये होता है उसमें, लेकिन ये कि वो उसमें फिर मजेदार बात ये है कि वो लड़की जो है समझने लगती है, समझकर थोड़ा बहुत वो इन पांचों को, यानी बहुत आप कह सकते हैं कि यानी किसी से वो हलवाई है तो वहां से जलेबी मंगा लेगी, कहीं से कुछ कर लेगी, और अंत में वो एक जो लड़का, आखिर ये होता है कि वो अपनी पसंद के एक लड़के से विवाह कर लेती है, और विवाह तो अपने वो निर्णय खुद करती है, अपने जीवन निर्णय करती है। लेकिन साथ साथ जो पुरुषवादी समाज है, उसकी जो वितृष्णाएं हैं, उसकी जो कुटिलताएं हैं, जो कुंठाएं हैं, वो सारा का सारा उसमें दृष्टिगोचर होता है। तो परसाई जी ने जीवन में बार बार उसको लिखा है। एक उनका है, मैं जो आपने सामाजिक व्यंग्य की बात की, तो उनका पहला सफेद बाल एक उनकी रचना है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मुझे पहला सफेद बाल आया। फिर उन्होंने बहुत कुछ उसमें लिखा है कि क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरह लगा, पर उसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो मैं समझता हूं कि अद्भुत हैं। अगर मुझे जल्दी से मिल जाता है तो मैं समझता हूं वो भी एक बहुत सुंदर अंत तो हो सकता है कि जी मिल गया मुझे, आप मुझे एक क्षण समय दें। पहला सफेद बाल में वो कहते हैं कि बाल मिल गया, फिर वो कहते हैं कि इसका किस तरह से, किस पर क्या असर पड़ता होगा, कई लोगों का विश्लेषण करके आखिर में वो आते हैं कि हमारा कोई पुत्र नहीं, हम किसको दें। आमतौर पर उन्होंने लिखा है कि जब पहला सफेद बाल आता था तो पहले जो राजा होते थे वो अपना उत्तराधिकारी ढूंढने लगते थे, किसको क्या दे दें। पर वो कह लगे मेरा तो कोई ऐसा पुत्र है नहीं जिसको हम उठा के दे दें, ना उत्तराधिकारी है ना उसका प्राप्य। अब ये सुनिए, ये पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा, पर हम क्या दें। महायुद्ध, अब इसको सुनिए, ये बिल्कुल ये परसाई हैं, पर अलग परसाई हैं। महायुद्ध की छाया में बढ़े हम लोग, गरीबी और अभाव में बढ़े हम लोग, पले हम लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग, हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद हैं। हमारे पास क्या है, हाँ भविष्य है, लेकिन वो भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंक नहीं हूं, विराट भविष्य तो है, और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। सुनिए, पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है, इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वो भविष्य ही देता हूं। यद्यपि वो अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भविष्य रचा जा सके। वो तुम्हारे लिए एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूं, और इस देने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफेद बाल दिखने के इस पर्व पर ये तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने दो हमारे बाल सफेद, हम काम में तो लगे हैं। जानते हैं कि काम बंद करने का क्षण होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी हम नहीं हैं, जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था। आप देखें, अच्छा मैंने जो जिक्र किया था ययाति के, उन्होंने इसमें पहले चर्चा की है। तो जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, मैंने
तुलसीदास का जिक्र किया, तुलसीदास कबीर इनको खूब कोट करते हैं, वो पौराणिक कथाओं तक वो जाते हैं, उन संदर्भों में जाते हैं और वहां से वो ऐसी बातें निकाल कर लाते हैं जो बिल्कुल आपके आज को आलोकित कर दे, प्रकाशमान कर दे। ये अद्भुत है। तो उनका जो अध्ययन है बहुत विराट अध्ययन है और उस अध्ययन को हृदयंगम करके उससे वो अपनी अभिव्यक्ति में उसे शक्ति देने के लिए संस्कारों को, परंपरा को, हर चीज को इस्तेमाल करते हैं ताकि एक आगे की ओर देखने वाली दृष्टि और आगे की ओर बढ़ने वाला भविष्य उसमें वो मदद कर सके। मेरा बार बार यही कहने का मन कर रहा है कि आप बोल रहे हैं और हम लोग सुनते हुए थक नहीं रहे हैं, लेकिन बस एक आभासी माध्यम की सीमा है, क्योंकि इसका एक वीडियो बनेगा और उसके बाद इसको YouTube पर अपलोड किया जाएगा। और मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके पास परसाई जी पर कहने के लिए बहुत कुछ है। परसाई जी पर ही नहीं, तमाम लेखन पर कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है और बार बार हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा जो एक वक्तव्य है आपका, बहुत ही रोचक तरीके से आप वक्तव्य देते हैं, बातचीत करते हुए देते हैं, तो वो बहुत ही लोगों को जोड़ता है अपने से। और ये हम लगातार देख रहे हैं, जो आपसे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बात की जा रही है, उससे पता लगता है कि हमारे दर्शक आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ आए, प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर हमारे साथ जुड़े और आपने इतना अच्छा संस्मरण सुनाना, वक्तव्य देना, उनके लिखे हुए को कोट करना, सवालों के जवाब देना, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। आपको सुनना एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं बहुत आभारी हूँ प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से कि हमारी आज की शाम बहुत अच्छी हुई। मैं अपने दर्शकों की बहुत आभारी हूँ कि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। और इसी के साथ सर मैं भी धन्यवाद दे दूं आपको, संध्या जी, आपको धन्यवाद। प्रगतिशील लेखक संघ इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं पर मध्य प्रदेश में प्रगतिशील लेखक से जुड़ा था, तो आज अपने घर में अपने गृह राज्य के संगठन के साथ इस तरह बैठकर बातचीत करने में बहुत सुख हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का ये मेल जोल बना रहेगा। मैं तो आपके कार्यक्रम पहले भी सुनता रहा हूँ, मैं जुड़ता रहा हूँ आपके कार्यक्रमों में, उनको देखता रहा हूँ। बहुत अच्छा आपकी आयोजन श्रृंखला आपकी है और संध्या जिस तरह आपका संचालन करती हैं उसकी तो प्रशंसा बहुत लोग करते ही हैं, तो बहुत सुंदर है वास्तव में। और परसाई जी को याद करना तो हर रोज हमारे लिए जरूरी है। ममता कालिया जी कुछ दिन पहले कह रही थी, एक कहीं बातचीत में कहा था कि लेखक को रोज लिखना चाहिए। प्रेमचंद के बारे में भी कहा जाता है कि वो कहते थे कि भाई ये मेरा काम है, मैं अपना बिना काम किए कैसे रह सकता हूँ। तो ममता जी कह रही थी कि लेखक को रोज लिखना चाहिए, जैसे एक व्यापारी कहता है कि भाई आज बोहनी नहीं हुई, तो इस तरह से लेखक को भी अगर वो कुछ लिखता नहीं दिन में, कुछ ना कुछ जरूर लिखे, वरना तो मैं समझता हूँ कि उसी चीज को मैं इस रूप में जोड़ रहा हूँ कि हम लोगों को जो यानी एक प्रगतिकामी, परिवर्तनकामी, बेहतर समाज, बेहतर मनुष्य, बेहतर भविष्य, बेहतर समाज और बेहतर दुनिया के बारे में सोचते हैं, उम्मीद रखते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो परसाई हमें रोज याद आते हैं और रोज याद आने चाहिए। आप जौनपुर के हैं और जौनपुर हमारे बिल्कुल बगल में है, तो मुझे भी यही एहसास हो रहा है कि आप बिल्कुल बगल से बोल रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, मैं तो कहूँगी आप तो विदेशों तक हो आए हैं, तो आप पूरे देश के हैं, आप दुनिया के हैं और उसी विशालता में हम आपको सोचते हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हमारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ में जुड़े रहे और सवाल पूछते रहे, हमसे बात करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी ही अगले आयोजन के साथ हम फिर आपके बीच होंगे। शुभ संध्या, नमस्कार।